बंद करना है तो कहाँ से करेंगे? Okay, so hello guys, good evening. Okay, so we'll start in a minute. Let other people join in. 1-2 मिनट में हम लोग चालू करेंगे, ठीक है? So meanwhile, you can download the PPTs and the handout दोनों भी from this Telegram group. As I have already told you, I'm going to provide you with 2 kind of the material. एक तो PPT का एक्सेस तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा ओके ये PDF जो है हमारी ओके उसका भी एक्सेस आपको मिलेगा. ओके, सो दिस पर्टिकुलर PDF इट विल एक्ट एज अ समरी, रिवीजन के लिए थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको, राइट? तो PPT एज वेल एज दिस मटेरियल, बोथ ऑफ देम यू कैन फाइंड इट एट द टेलीग्राम चैनल CSA with Sainil Nagre. You can take it from there. Okay, and we'll start in a minute. Let other people also join in. Good evening to you all. थोड़ा सा ज़्यादा घंटा लेट हो गया, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस थे इसके वजह से. सो विल स्टार्ट, ठीक है? मीनवाइल अगर कोई डाउट रहेगा आपको फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर या फिर इवन इन जनरल that you want to ask me, you can definitely ask me, ठीक है? I'll take a minute, 1-2 मिनट और I will wait and thereafter I'll start with the lecture, ठीक है? Yes. Okay, so तब तक अगर कोई डाउट रहेगा you can just type it, ठीक है? I'll take the doubts. Okay. हाँ. Okay. So good evening to you all, ठीक है? Yes, so any doubt that you might be having, just let me know, ठीक है? We'll start in a minute, ठीक है? अगर कोई डाउट रहेगा तब तक तो पूछ लेना, ओके? So today will be the third chapter. थर्ड चैप्टर देखना आज हमें, ओके? अब तक हम लोगों ने देखा था बेसिक चीज़ें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए. सो फर्स्ट चैप्टर इज गिविंग अस इनसाइट कि हिस्ट्री की वजह से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है. एंड देयर आफ्टर इन सेकेंड चैप्टर वेरियस स्कूल ऑफ हिस्ट्री, जैसे हिस्टोरियोग्राफी हमने देखी थी एंड हमने इवोल्यूशन देखा था रफली इन द हिस्टोरियोग्राफी कि कैसे कॉलोनियल वर्जन ऑफ हिस्ट्री इवॉल्व हुई, कॉलोनियल वर्जन के बाद कैसे उसको रिस्पॉन्स के लिए नेशनलिस्ट हिस्ट्री डेवलप हुई, उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस ओके कोर्स करेक्शन के कुछ इंस्टेंसेस हमें मिलते हैं, जैसे कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्टोरियन आया, वैसे ही मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ हिस्टोरियन आया एंड ऑफ लेट नाउ अब सबल्ट्रान स्कूल ऑफ फिलोसॉफी यूजुअली चल रही है. ओके, सिंपल. हाँ, यस, सो गुड इवनिंग टू यू ऑल, ठीक है? ओके, सो पूरा लेक्चर होगा यूट्यूब. यस यस एब्सोल्युटली, मैंने पहले भी बोला था देयर आर टोटल 27 चैप्टर, 27 या 28 चैप्टर. आई एम गोइंग टू टेक 1 चैप्टर ऑन अ डेली बेसिस हर दिन, ताकि आपका भी एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा पक्का हो. कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर करोगे, ओके, नॉट ओनली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बट कोई और भी जैसे कि PCS है, CDS है, तो वहाँ पे भी एंशिएंट का जो चंक है वो आजकल बढ़ रहा है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो स्किप करने से बेटर है ये हाफ एंड 1 आवर के टोटल 27 जो लेक्चर्स है वो देख लो एंड इट विल बी फाइन. ओके, डोंट वरी. ओके, सो चलो देन विल मूव फॉरवर्ड गाइज, ठीक है? एक एक करके अभी आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है? सो टुडे विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर. डेमो वेमो कुछ नहीं है, दिस इज द प्रॉपर सीरीज. जो मैंने पहले चैप्टर 1 कवर किया है, चैप्टर 2 कवर किया है, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 3. अगेन सम बेसिक रूल्स, ओके? डाउट्स आप पूछ सकते हो बट आई एम गोइंग टू टेक द डाउट क्लियरेंस सेशन वंस आई एम ओवर विद अ पर्टिकुलर सेक्शन. तो एक सेक्शन में खत्म करूंगा एंड उसके बाद ही मैं आपके डाउट देखूंगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि लेट्स मेंटेन सम डिकोरम एंड डिसिप्लिन. तो फालतू के कमेंट्स मत कर लेना, ठीक है? कुछ जेन्युइन डाउट्स होगा तो जेन्युइन डाउट पूछ लेना ताकि सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लैरिफाई हो जाए, ठीक है? तो एक एक करके देखेंगे फिर. लेट्स स्टार्ट. जो भी आपके जो डाउट्स है यू जस्ट कीप ऑन टाइपिंग इट, मैं धीरे धीरे करके उसको सारों को खत्म कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. तो आज का वाला जो चैप्टर है दैट इज द थर्ड चैप्टर ऑफ RS शर्मा. ओके, ये चैप्टर का नाम है बेसिकली नेचर ऑफ सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन. तो नेचर ऑफ सोर्सेस मतलब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि टाइम मशीन तो हमारे पास है नहीं कि पास में गए और फिर हमने देख लिया कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि पास्ट में भी एंशिएंट टाइम इवन इन मीडिएवल टाइम लोगों ने अपने बारे में कुछ कुछ लिख के रखा है बट उससे भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं है. तो हमने कुछ एक्सकेवेशन किया है, उत्खनन किया है, उससे वी हैव गॉट टू नो अबाउट सर्टन इन्फॉर्मेशन. तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड लिटरेरी एविडेंसेस है उसके ऊपर एक ओवरव्यू दे रहा है योर चैप्टर नंबर 3 एंड दैट्स वाई फिर ये चैप्टर का जो नाम है दैट इज नेचर ऑफ सोर्सेस.
तो आपके एंशियंट इंडिया के कुछ सोर्सेस है। कौन से सोर्सेस है? तो दो टाइप के सोर्सेस होते हैं, एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स और एक होता है आपका लिटरेरी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कौन से टाइप के होते हैं, उनसे हमें जनरली क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड वैसे ही लिटरेरी सोर्सेस कौन से टाइप के होते हैं एंड उनसे हमें जनरली क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उसके बाद उसका इस्तेमाल करके हमने हिस्ट्री को डीकंस्ट्रक्ट कैसे किया है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इन्फॉर्मेशन इज समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। सो लेट्स गो वन बाय वन, ठीक है, कि एग्जैक्टली अब देखेंगे कि क्या क्या होता है। ओके तो सबसे पहले जो अपने सोर्सेस होते हैं उसको हमेशा ध्यान में रखना है कि देयर आर ऑलवेज टू टाइप ऑफ सोर्सेस। एक होता है आपका आर्कियोलॉजिकल और एक होता है आपका लिटरेरी। तो एंशियंट टाइम में लोगों ने कुछ कुछ लिख के रखा, वैसे ही एंशियंट टाइम में लोगों ने कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन करके रखे। अब उसके कुछ रेमेनेंट्स हमारे पास आ चुके हैं, और ये रेमेनेंट्स को स्टडी करने के बाद हम लोग हिस्ट्री लिखते हैं। तो हिस्ट्री लिखने का काम किसका है? आपका और मेरा नहीं, इट इज़ द वर्क ऑफ हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन जो होते हैं वो कौन से स्कूल ऑफ फिलॉसफी से होते हैं, ये हमने लास्ट वाले चैप्टर में, मतलब कल वाले लेक्चर में देखा था। तो कैम्ब्रिज स्कूल के हिस्टोरियन अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे, वैसे ही नेशनल स्कूल के हिस्टोरियन अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे, राइट। वैसे ही सबल्ट्रान स्कूल के हिस्टोरियन अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखेंगे, बट वो हिस्ट्री किस हिसाब से लिखेंगे? आफ्टर स्टडिंग द आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। तो ये आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी सोर्सेस में सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मतलब हमारे पूर्वजों ने एंशियंट टाइम में कुछ ना कुछ तो चीज़ें करके रखी, और उसके वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो इंडिया का जो 99% ऑफ आवर पास्ट जो है, ओके, 99% ऑफ आवर पास्ट ये हमें आर्कियोलॉजी से ही पता चलता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे पहले लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी आपको कंटेक्स्ट समझ में आएगा। तो हमने बात की थी प्री हिस्ट्री की, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री गाइज? तो प्री हिस्ट्री का मतलब होता है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक पीरियड। ये प्री हिस्ट्री हमारी चालू होती है रफली 20 लाख साल पहले से और ख़त्म होती है समवेयर अराउंड 2500 BC तक। मतलब रफली 19 लाख ईयर्स का जो हमारा हिस्ट्री है वो हमें सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ही मिलता है। वाई? बिकॉज प्री हिस्ट्री में देयर वॉज नो आर्ट ऑफ राइटिंग। तो आर्ट ऑफ राइटिंग जो है ये हमें मिली ही नहीं है प्री हिस्ट्री में, इन लोगों को लिखना ही नहीं आता था। तो हमें इनके बारे में कैसे पता चला? तो ऐसे, तो इन लोगों ने हमारे लिए बहुत सारे पेंटिंग्स छोड़े हैं, बहुत सारे स्टोन टूल्स छोड़े हैं। तो ये पेंटिंग है, स्टोन टूल्स है, वो आर्कियोलॉजी का हिस्सा है, और इन्हीं का स्टडी करके अल्टीमेटली वी कैन सी कि हम हिस्ट्री को जो है वो डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर प्री हिस्टोरिकल एज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है वो हमेशा आर्कियोलॉजी होता है। देयर आफ्टर फिर डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर के बारे में हमें आर्कियोलॉजी से पता चला है। तो कौन से कल्चर है ऐसे हमारे पास? तो कुछ सिंगल कल्चर होते हैं, ओके। तो सिंगल कल्चर में आप क्लियरली बोल सकते हो, से फॉर एग्जांपल पैलियोलिथिक, देयर आफ्टर मेसोलिथिक, देयर आफ्टर नियोलिथिक एंड देयर आफ्टर इवन चैल्कोलिथिक। तो ये होते हैं सिंगल कल्चर। तो इस सिंगल कल्चर के बारे में हमने कुछ खोद के, कुछ एक्सकेवेट करके एविडेंसेस लिए, और वो पर्टिकुलर कल्चर के बारे में हमें पता चला। वैसे ही ये सिंगल कल्चर में कुछ मेजर कल्चर होते हैं और कुछ माइनर कल्चर्स भी होते हैं, ओके। तो मेजर कल्चर तो यही है अपने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक, बट इनके अंदर भी तो वेरिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल नियोलिथिक में हमें नॉर्थ इंडिया में कुछ इंस्टेंसेस मिले हैं, फॉर एग्जांपल बुरज़ाहोम एंड गुफ कराल। ये दो इंपॉर्टेंट साइट है नियोलिथिक पीरियड की फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। वैसे ही नियोलिथिक पीरियड में साउथ इंडिया में, कर्नाटका में एंड आंध्र प्रदेश वाली एरिया में हमें पिखलीहाल, उतनूर, मस्की, ये इंपॉर्टेंट साइट्स मिली है। तो इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस डेफिनेटली होगा। तो नियोलिथिक इज बेसिकली और मेजर कल्चर, एंड उसके अंदर के जो वेरिएशन है उसको आप माइनर कल्चर कंसिडर कर सकते हैं। एंड वैसे ही हमें मल्टी कल्चरल एविडेंसेस भी मिले हैं। मल्टी कल्चरल एविडेंसेस मतलब यहाँ पे आप क्लियरली एक एग्जाम्पल ले सकते हो मोहनजोदारो का। अगर आपने मोहनजोदारो का कभी इमेज देखा होगा तो मोहनजोदारो में हमें कंटिन्यूअस सेटलमेंट के पैटर्न मिले हैं फ्रॉम 2000 BC से लेके 200 BC तक। तो यहाँ पे हम लोगों को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हड़प्पन, पोस्ट हड़प्पन
एंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वैदिक एज यहाँ पे लोग रहते थे, ऐसे एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं। तो मल्टी कल्चरल एविडेंसेस भी हम लोगों को एक्सकैवेशन से मिलते हैं। तो बेसिकली एक्सकैवेशन यानी उत्खनन जिसको आप हिंदी में बोलोगे, तो ये एक्सकैवेशन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कुछ खोद खोद के निकाल देते हैं, कुछ एविडेंसेस दुनिया के सामने रखते हैं, एंड देयर आफ्टर फिर हिस्टोरियन उससे कुछ कंक्लूजन डिराइव करने का काम करते हैं। तो ये वाली जो बेसिक इंफॉर्मेशन है यही हम लोगों को बेसिकली एनसीईआरटी के ये जो 3rd चैप्टर है उसमें मिलती है। फिर एक्सकैवेशन के 2 टाइप इन्होंने हमें बताया है, एक होता है वर्टिकल एक्सकैवेशन और एक जो दूसरा होता है दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन। ओके, तो वर्टिकल एक्सकैवेशन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन से फॉर एग्जांपल ये पीस ऑफ लैंड है। ओके, अगर मैं उसको ऊपर से नीचे खोदूंगा तो इसको मैं बोलूंगा वर्टिकल एक्सकैवेशन। वर्टिकल एक्सकैवेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट आगे बढ़ती है तो ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो पहले वाले जो हमारे आर्किटेक्चरल सोर्सेस है उसको ज़मीन में गाड़ के उसके ऊपर कुछ नया बनाती है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो बाबरी मॉस्क का, राइट। तो बाबरी मॉस्क जो है ऐसे कंसिडर किया जाता है कि पहले यहाँ पे रामलला का टेम्पल था, उसको रेज डाउन करके फिर इसके ऊपर हम लोगों ने क्या बनाया, तो बाबरी मॉस्क बना लिया। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को ये कैसे पता चला कि भाई बाबरी मॉस्क के नीचे मंदिर था? बिकॉज ऑफ द एक्सकैवेटरी एविडेंसेस। तो जब आप पहले का स्ट्रक्चर गिरा के उसके ऊपर भले ही नया स्ट्रक्चर बना लोगे, बट वो पहले के स्ट्रक्चर के कुछ कुछ रेमेनेंट्स आपको जमीन के नीचे मिलेंगे। एंड दैट्स वाई जब वर्टिकल एक्सकैवेशन हम लोग करते हैं तो हमको क्रोनोलॉजिकली पता चलता है कि पहले कौन सी चीज़ है और बाद में कौन सी चीज़ है। एंड ऑन दी अदर हैंड एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन मतलब आप जमीन में सीधा नीचे तक आप गाड़ते नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, जमीन का जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसी को बेसिकली उसमें एक्सकैवेशन करके कुछ कुछ चीजें ढूंढना चालू करोगे। सो फॉर एग्जांपल ये पीस ऑफ लैंड है, ओके, और ये पीस ऑफ लैंड में आपने यहाँ पे खोदा और आपको पता चला कि भाई कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं। तो रैदर देन गोइंग डाउन अब आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की खुदाई चालू करोगे। तो आपको एक एक्सटेंट पता चलेगा वो पर्टिकुलर कल्चर का कि कितना कल्चर वो था, एंड फिर वहाँ पे दूसरी कौन सी चीज़ें हम लोगों को मिली है। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी, ओके, बट ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिकॉज अभी करना है तो थोड़ा सा अच्छे से ही करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल एक्सकैवेशन में हम लोगों को क्रोनोलॉजिकली चीज़ें पता चलती है, वेर एज हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन में हम लोगों को क्या पता चलता है, एक्सटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर, ये हम लोगों को पता चलता है। एंड देयर आफ्टर फिर कुछ और थोड़े बहुत डाटा एनसीईआरटी ने हम लोगों को दिए हैं, ओके, कि जैसे ही हम लोगों को ये एक्सकैवेशन के एविडेंसेस मिलते हैं हम उनकी डेट फिक्स करते हैं। तो डेट फिक्स करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक हमारे पास है वो रेडियो कार्बन टेक्निक है, ओके। तो रेडियो कार्बन टेक्निक से वी कैन डिटरमाइन द डेट ऑफ द एक्सकैवेटरी एविडेंसेस। तो ये जो पहले की जो इन्फॉर्मेशन है, ओके, रिलेटेड टू द एक्सकैवेशन, तो उसके बारे में एनसीईआरटी में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि एक्सकैवेशन जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों है? बिकॉज एक्सकैवेशन है वो यूजुअली हम लोगों को 20 लाख साल की जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है, बिकॉज तब इंसानों को लिखना नहीं आता था। तो जितने भी उन्होंने एक्सकैवेटरी एविडेंसेस हमारे लिए छोड़े हैं उससे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन कर ली है। और कुछ कुछ एक्सकैवेटरी एविडेंसेस मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताए थे, जैसे इम्प्लीमेंट्स ऑफ द बोन, इम्प्लीमेंट्स ऑफ द स्टोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे हम लोगों को इनके बारे में पता चला है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज ऑल्सो आर्कियोलॉजी। तो हम सोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है वो बेसिकली ऐसे हम लोगों को मिलते हैं। तो विद इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कॉइन्स एंड देयर आफ्टर फिर इंस्क्रिप्शन। तो जब हम ज़मीन खोदते हैं तो हम लोगों को कौन से टाइप ऑफ एविडेंसेस मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस हम लोगों को मिलते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस जो है वो है कॉइन्स एंड देयर आफ्टर इंस्क्रिप्शन। तो ये वाले चैप्टर में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन की भी दी है, बट ऊपर से दी है, तो उतना ही समझना है हम लोगों को, ओके। तो वन बाय वन, तो सबसे पहले कॉइन, द स्टडी ऑफ द कॉइन इज कॉल्ड एज अ न्यूमिज्मेटिक। और एंशियंट टाइम में हम लोगों को बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, जैसे मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लीड। तो डिफरेंट कॉइन्स आर देयर।
नाउ थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम, जो मैं अभी आपको दूंगा थोड़ा थोड़ा। ओके, तो लेट्स गो वन बाय वन गाइज, ठीक है। वेट सॉरी, हाँ ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। तो एज फार एज कॉइन्स आर कंसर्न, तो हिस्ट्री ऑफ द कॉइन्स इज क्वाइट फैसिनेटिंग इन इंडिया, ठीक है। तो कॉइन्स में सबसे पहले आपको याद रखना है कि वैदिक पीरियड जो है हमारा, ओके, अब वैदिक पीरियड का जो टाइमलाइन है वो मैंने पहले ही आपको समझाया है। पहला लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज आपको क्रोनोलॉजी हमेशा पता ही होनी चाहिए। तो जैसे आपको क्रोनोलॉजी पता चलेगी तब आपको ये डेटिंग वाला जो प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट 1500 से लेके 600 BC, इसके बीच में वैदिक लिटरेचर में हम लोगों को कॉइन का एक नाम मिलता है, निक्ष। तो लेटर वैदिक एज में हम लोगों को निक्ष टाइप का कॉइन का नाम मिला है। हाउएवर अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम लोगों को नहीं मिला। तो कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों को नहीं मिला। ये सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज अगर आज आपको और मुझे कॉइन पता है तो से फॉर एग्जाम्पल, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो, बट कभी ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, सिविलाइजेशन खत्म हो गया और 40-50 हज़ार साल बाद वापस से ह्यूमैनिटी ने जन्म लिया और फिर वो एक्सकैवेशन करने लग गए, तो आपको हर जगह पे कॉइन्स तो मिलेंगे बिकॉज कॉइन्स इज क्वाइट ऑर्डिनरी। तो वैसे ही अगर वैदिक लिटरेचर में ये लोग कॉइनेज मेंशन कर रहे हैं और उसका नाम भी दे रहे हैं निक्ष, बट उसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें नहीं मिल रहा है, तो इससे हमने ये डिराइव किया कि इन लोगों को कॉइन्स एज सच नहीं पता थे, और पता भी होंगे तो भी इसका जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी कम होता था। तो निक्ष इज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ द कॉइन है जो इंडियन हिस्ट्री में मेंशन है। एंड फिर अर्लीस्ट टाइप ऑफ द कॉइन जिसके हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं उसको आप बोलोगे पंच मार्क सिल्वर कॉइन। तो ये जो पंच मार्क सिल्वर कॉइन है, दिस बिलोंग टू 5th सेंचुरी BC, मतलब वैदिक पीरियड खत्म होने के बाद, ओके। और इसके हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं। तो अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अगर हम लोगों को मिल रहे हैं तो हमने ये कंसिडर कर लिया कि भाई अभी कॉइन जो है वो लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन में इंडिया में चालू हुए। तो ये जो पंच मार्क सिल्वर कॉइन है ये बेसिकली ऐसे दिखते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ सिल्वर कॉइन। इसको आप गर्म करोगे एंड देयर आफ्टर इसके ऊपर आप कुछ तो मार्क करोगे। तो मार्क कैसे करोगे? स्टैम्प से करोगे, मतलब आप एक पंच मारोगे, गॉट इट। तो इसके लिए इसको आप क्या बोलोगे? पंच मार्क सिल्वर कॉइन। बट जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेस है, ओके, जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेस से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, एज पर दैट कंटेम्प्रेरी सोर्स इन्फॉर्मेशन, ये लोग इस कॉइन को क्या बुलाते थे? तो ये लोग बोलते थे कर्षपना। कर्षपना, ओके, ये बेसिकली एक कॉमन कॉइन का नाम था, कर्षपना। एंड देयर आफ्टर एक और नाम हम लोगों को मिला है, दैट इज सतनाम। शतनाम या फिर सतनाम या फिर कर्षपना, ये है बेसिकली कॉइन्स के नाम ड्यूरिंग दोज पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बट इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे पंच मार्क सिल्वर कॉइन। और ये जो पंच मार्क सिल्वर कॉइन है वो मौर्यन पीरियड्स तक चलते रहे। फिर मौर्यन पीरियड के बाद इंडो ग्रीक्स इंडिया में आए, एंड इंडो ग्रीक वाला जो पीरियड है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडो ग्रीक जो है इनके बारे में भी हमने पढ़ा था कि 180 BC के अराउंड ये लोग इंडिया में आना चालू हुए थे। नाउ दिस वेर द पीपल हु फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहला गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया? इंडो ग्रीक किंग्स ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड इनके कॉइन्स की एक और खासियत है। वो खासियत क्या है कि इन लोगों ने अपने किंग का जो फेस है वो कॉइन के ऊपर लगाना चालू कर लिया। तो किंग के इमेजेस या फिर किंग का जो फेस है वो कॉइन के ऊपर लगाना भी चालू किया और किंग का नाम भी लिखना चालू किया। तो इसके वजह से हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिली कि भाई वो कॉइन किसने इशू किया था, कौन से किंगडम में इशू हुआ था, एंड देयर आफ्टर वो किंग का नाम क्या था। तो ये जो आपके गोल्ड कॉइन है विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर किंग, ये ऐसे दिखते थे। यू कैन क्लियरली सी ये गोल्ड कॉइन है, इसमें एक स्क्रिप्ट है, मतलब इन्होंने किंग का नाम यहाँ पे लिख के रखा है एंड किंग की इमेज भी दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न। और ये वाला जो पैटर्न है लेटर ऑन ईच एंड एवरी किंग जो है इंडिया में उसने फॉलो किया। तो इंडो ग्रीक के बाद शकाज आए, देयर आफ्टर फिर पहलवाज, देयर आफ्टर फिर कुशानाज, एंड विद इन इंडिया हमारे पास सातवाहना डायनेस्टी थी, फिर गुप्ता डायनेस्टी थी, एंड देयर आफ्टर वर्धन डायनेस्टी।
तो हर एक डायनेस्टी ने डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स फिर इशू करना चालू किए थे। सिल्वर कॉइन भी है, गोल्ड कॉइन भी है। सातवाहना डायनेस्टी इज फेमस फॉर द लीड कॉइन, बट इनके कॉइन जब जब इशू होते थे तो उनके कॉइन पे हमको किंग का इमेज मिलता था, किंग का नाम भी मिलता था। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, इससे हमें पता चला कि इनके टाइम के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, बिकॉज अभी हमें राजा का नाम मिल रहा है, राजा का इमेज भी मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो कॉइन्स हमें जहां जहां पे मिले तो उससे हम लोगों को टेरिटोरियल एक्सटेंट भी वो पर्टिकुलर डायनेस्टी का पता चला। ओके, इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कनिष्क। तो कनिष्क जो है वो कुशाना किंग है। ओके, कुशाना का राजा है। इसका पहले वाला जो टाइम पीरियड जो है वो 78 एडी से लेके 140 एडी कंसिडर किया जाता है, बट इसका ये वाला टाइम पीरियड अब गलत है। हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी एविडेंसेस मिले हैं, जब कनिष्क में जाएंगे तब देखेंगे। अभी इसका जो टाइम पीरियड है वो रफली 140 से लेके 160 एडी के बीच में कंसिडर किया जाता है। तो हमको कनिष्क के बारे में कैसे पता चला? वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ द कॉइन सिस्टम। और कनिष्क के जो कॉइन है वो हमें 2 सिटी में सबसे ज्यादा मिले हैं। सबसे पहले तो पुरुषपुरा। पुरुषपुरा जो है वो एंशियंट नेम है मॉडर्न डे पेशावर का। तो जो पेशावर है पाकिस्तान में उसका एंशियंट नाम पुरुषपुरा है। एंड देयर आफ्टर फिर मथुरा। तो इससे हमने ये कंसीडर कर लिया कि भाई कनिष्क जो है उसका टेरिटरी पुरुषपुरा से लेके मथुरा तक था। एंड देयर आफ्टर पुरुषपुरा एज वेल एज मथुरा, ये दोनों कनिष्क की कैपिटल सिटी हुआ करती होंगी। मेन कैपिटल पुरुषपुरा एंड सेकेंडरी कैपिटल जो है वो रहेगा आपका मथुरा। तो ये जो बेसिकली टेरिटोरियल एक्सटेंट एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री है ये भी हम लोगों को कॉइनेज सिस्टम की वजह से बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो कॉइन्स का जो अपने हिस्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूशन है ये भी यही से चालू होता है। तो एज फार एज फैक्चुअल डाटा इज कंसर्न, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो आपके हैंड आउट या फिर कहीं पे मेंशन है, बट ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में आपको पता होना चाहिए कि निक्ष क्या होता है, कर्षपना शतनाम क्या होता है, एंड देयर आफ्टर फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन कहाँ से आए। इनके बाद जितने भी किंग थे उनने सारे कॉइन इशू किए थे, कॉपर के भी थे, सिल्वर के भी थे, गोल्ड के भी थे एंड लीड के भी थे। ओके, बट अर्लीस्ट कॉइन कौन सा था हमें पता नहीं। आर्कियोलॉजी में हम लोगों को सिल्वर कॉइन सबसे पहले मिले हैं। मौर्यंस में भी यही कॉइन सबसे ज्यादा चलते थे, दैट इज कर्षपना एंड शतनाम। एंड ऑन दी अदर हैंड मौर्यंस के बाद जब इंडो ग्रीक आए तो इंडो ग्रीक इंडिया में गोल्ड कॉइन लेके आए, एंड फ्रॉम दैट पीरियड ऑनवर्ड हम लोगों को इंडिया में गोल्ड कॉइन के बारे में पता चला। तो गोल्ड कॉइन हम लोगों को पॉलिटिकल हिस्ट्री तो बताता ही है, बट गोल्ड कॉइन ऑल्सो टेल्स अस द इकोनॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इकोनॉमिकल हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है? तो बहुत प्लेन एंड सिंपल है। आपका जो मेटल है उसकी कुछ एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी तो होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। एक कुशाना के गोल्ड कॉइन थे एंड देयर आफ्टर गुप्तास के भी गोल्ड कॉइन थे। अब गुप्तास का जो पीरियड है दैट इज दिस पीरियड। ओके, ये इनका गोल्डन पीरियड था, सबसे अच्छा वाला पीरियड था। जबकि कुशाना का जो सबसे गोल्डन पीरियड जो है वो रफली 78 ईडी से लेके रफली माना जाता है कि 150 ईडी, ये इनका एकदम बढ़िया वाला पीरियड था। अब दोनों ने गोल्ड कॉइन हम लोगों को दिए। अब फिर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एंड आफ्टर हिस्टोरियन ने क्या किया, ये गोल्ड कॉइन को मेल्ट करके दोनों में कितना % ऑफ गोल्ड है ये देख लिया। ओके, तो उनको ये पता चला कि कुशाना में जितना गोल्ड था इनके कॉइन में उसके से 50% गोल्ड जो है वो गुप्ता के कॉइन में था। मतलब गुप्ता के कॉइन्स में इम्प्यूरिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू एक्चुअल गोल्ड। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इकोनॉमी है वो सोसाइटी में डिटेरियोरेट हो रही थी। कुशाना के टाइम पे एकदम प्योर गोल्ड कॉइन थे, ओके, जिसमें बहुत कम इम्प्यूरिटीज थी। ऑन दी अदर हैंड गुप्ता टाइम में जो गोल्ड कॉइन थे उसमें गोल्ड का परसेंटेज ही कम था, गोल्ड के साथ क्या थी, मिलावट थी। तो उससे हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि गुप्ता के टाइम की जो इकोनॉमी है वो वीक इकोनॉमी थी। एंड दैट इज हाउ वी गेट टू नो अबाउट द इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एंड दैट्स व्हाई आर्कियोलॉजी में कॉइन्स का भी एकदम बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और अच्छा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है। देयर आफ्टर हमें कल्चर के बारे में भी पता चलता है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी के हमारे जो हिंदू गॉड एंड गॉडेस है, क्या आपको पता है इनके सबसे पहले इमेजेस इंडिया में कब आए? ओके,
तो इनके सबसे पहले इमेजेस हमें मिलते हैं गुप्ता के कॉइन्स के ऊपर। तो हमें गुप्ता के कॉइन्स के ऊपर सरस्वती के इमेज मिले हैं, विष्णु के भी इमेजेस मिले हैं। तो दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है वो हमें हमारे कल्चर के बारे में भी बताता है। ऑन दी अदर हैंड कंटेम्प्रेरी कल्चर के बारे में भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप गुप्ता कॉइन ही पकड़ लो, तो गुप्ता कॉइन के ऊपर राजा जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए हमें दिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्ता इज प्लेइंग वीणा। तो इट क्लियरली शोज कि किंग जो है वो म्यूजिकल इंडस्ट्री को पैट्रोनाइज कर रहा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पैट्रोनाइज कर रहा है। तो आर्ट एंड कल्चर जो है उसके बारे में भी हमको सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द गुप्ता कॉइनेज सिस्टम। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि कॉइन जो है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है इन द इंडियन हिस्ट्री और एज अ सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, तो नाउ आई विल टेक अ ब्रेक। इंस्क्रिप्शन पे जाने से पहले अभी तक हमने देखा था कि सोर्सेज दो टाइप के होते हैं, आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी। तो एज फार एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर कंसर्न, एक तो आप वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन करके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज निकालोगे, और इसमें इंपॉर्टेंट सोर्स कौन से हैं, तो बहुत सारे हैं। बट एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न, तो उन्होंने कुछ कॉइनेज सिस्टम के बारे में हमें बताया है, तो वो हमने देख लिया। सो नाउ आई विल टेक अ मिनट का ब्रेक एंड देयर आफ्टर यू कैन आस्क योर डाउट। अब ये थोड़ा सा 1 मिनट का एक्चुअल में थोड़ा सा ये लैग तो चलता ही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको कम से कम 40-50 या फिर 1 मिनट के बाद ही आपको दिखाई दे रहा है। तो आई टेक अ बिट पॉज नाउ, ओके, एंड देयर आफ्टर यू कैन कीप ऑन आस्किंग योर डाउट। ठीक है, यस, ओके, वन बाय वन अभी देखेंगे। ओके, हाँ, तो सबसे पहले तो मनीष ने पूछा है सर इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर एंशिएंट एंड मिडिएवल? नॉट एट ऑल। ओके, मेरे आप सारे लेक्चर करो एंड देयर आफ्टर जो मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो आप करो, एंड रेस्ट श्योर कि एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन आप कोई भी एग्जाम में एंशिएंट के जब सॉल्व करोगे वो यहाँ से डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आप सिर्फ इसको फॉलो करो, डेफिनेटली ये हो जाएगा कवर। मेगालिथिक इज बेसिकली ये आयन एज का हिस्सा है। तो मेगालिथिक के बारे में हमने कल भी देखा था कि आयन एज जो है वो नॉर्थ में जब वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था तब आयन एज था, साउथ में जो है उसको आप मेगालिथिक बोलोगे। ठीक है, हाँ, यस, बट आप पहले हॉरिजॉन्टल में क्या करोगे, एक लेयर पूरी की पूरी निकालोगे, पूरा का पूरा, एंड देयर आफ्टर आपको लगता है कि भाई नीचे वाले लेयर में भी कोई ना कोई तो सेम कल्चर के एविडेंसेस हो गए, तो आप उसको भी निकालना चालू करोगे। वर्टिकल में क्या होता है, आप डायरेक्टली एक वर्टिकल खड्डा बनाओगे एंड देयर आफ्टर यू विल सी द डिफरेंट लेयर। गॉट इट? किसे फॉर एग्जांपल अगर ये वर्टिकल ब्लॉक है, आपने यहाँ से खोद लिया, तो आपको पहले वाले लेयर पे लेटेस्ट कल्चर मिलेगा, फिर नीचे वाले में, फिर नीचे वाले में। सो हड़प्पा का आप एग्जाम्पल ले लेना। हड़प्पा का जब हम लोगों ने वर्टिकल एक्सकैवेशन किया तो हमें सबसे पहले पता चला कि एक ज़माने में ये साइड्स नियोलिथिक सेटलमेंट थी, उसके बाद ये चैल्कोलिथिक सेटलमेंट बनी, और उसके बाद ये हड़प्पा बनी। हड़प्पा में भी एक प्री हड़प्पन लेयर मिला, उसके ऊपर हम लोगों को मैच्योर लेयर मिला है, दैट इज मैच्योर हड़प्पन का लेयर मिला है। ओके, यस, no, Kushanas were not the first to introduce gold coin in India. Gold coin is always attributed to the Indo-Greek. Indo-Greeks were the first to issue the gold coin. It is not Kushana. ओके, ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में एंशिएंट इंडिया के सवाल आ रहे हैं देन ऑब्वियसली एंशिएंट इंडिया में से आपको एनसीईआरटी में से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। ओके, हाँ, ये जब पुरानाज में जाएंगे तब देखेंगे, नॉट राइट नाउ। ओके, आज हम लोगों के पास पुराना नहीं जाना है, पुराना हम कब जाएंगे, जब गुप्ता वाला चैप्टर होगा तब करेंगे। ठीक है, नॉट राइट नाउ, अभी के लिए स्ट्रिक्टली कन्फाइंड टू द चैप्टर प्लीज। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में डेफिनेटली नहीं करवाऊंगा। ओके, बिकॉज वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव वो एकदम ही नेग्लिजिबल चीज़ है एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। मेरा प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव हो यूपीएससी के एग्जाम का ही है, और वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज एक मैक्सिमम 15 मार्क का अगर एक क्वेश्चन आया तो आता है, तो उसके लिए तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कम से कम 600, 800 या फिर 1000 पेजेस के कोई भी जाके बुक पढ़ो, कोई फायदा नहीं होगा उसका। एंड आई विल हम्बली सजेस्ट कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे इतना फोकस करना भी मत। ठीक है, यस, हाँ, ओके ओके, सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अगर कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू अ मिनट। ठीक है, जल्दी जल्दी करना बस थोड़ा सा। ठीक है, अगर कोई भी और अगर आपका डाउट रहेगा देन यू कैन जस्ट आस्क मी। ओके, तो कॉइन्स तक आई गेस इट इज क्लियर, विल मूव ऑन टू द इंस्क्रिप्शन। बट ठीक है, अगर कोई आपका डाउट रहेगा इन बिटवीन देन लेट मी नो गाइज। ठीक है,
जस्ट थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करना है, जब डाउट आता है तभी टाइप किया करो, बिकॉज आई विल टेक अ मिनट या 2 का ब्रेक इन बिटवीन, तब आपके मैं सारे के सारे डाउट कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। आई कैन नॉट लुक एट अ स्क्रीन एवरी नाउ एंड देन, राइट गाइस। हाँ, प्री में एंशियंट इंडिया से ओके 5 to 7 क्वेश्चन यू कैन इजीली कंसिडर एज फार एज यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज कंसर्न। हु इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन, आई गेस सुपन्ना आप पूछना चाहते हो, बट एज सच हमारे पास कोई पहला किंग नहीं है जिसने ये गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस किए है, बट हमें गोल्ड कॉइन मिले हैं मनिंदर के, मिलिंद, ओके, हु इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द इंडो ग्रीक डायनेस्टी, ठीक है। यस, हिस्ट्री वाला बुक भी पब्लिश होने वाला है, ओके, द टीम इज वर्किंग ऑन इट, तो आपको उसके अपडेट मिलते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। हाँ यार, इसका पीडीएफ मैंने आपको पहले ही बताया था, राइट। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू दिस थिंग, ठीक है, कि ये जो है ओके मैं आपको दोनों टाइप का इसका कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। एक तो ये मेरी पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, एंड पीपीटी के साथ ही आपको क्रक्स मटेरियल भी आई एम प्रोवाइडिंग, ठीक है। तो जैसे कि यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, दिस इज चैप्टर 3 का क्रक्स मटेरियल। तो आपका जो चैप्टर 3 है उसका क्रक्स इंपॉर्टेंट जितने टर्म्स एंड मटेरियल है वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और आपको ये कहाँ पे मिलेगा फिर, यू विल गेट इट ऑन माई चैनल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली माई चैनल, ओके, मैं इसको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऑन दिस चैनल यू विल गेट इट, CSE विद साइनिल नागरे, दिस इज अ टेलीग्राम वाला चैनल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, सिंपल। तो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड इट बिफोर द लेक्चर इटसेल्फ, ताकि आपको थोड़ी पढ़ने में आसानी हो। तो जैसे मेरे लेक्चर के 5-10 मिनट पहले ये पहले ही अपलोड हो चुका है, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो लेट्स गो देन, हम आगे बढ़ेंगे फिर, अगर और कोई डाउट नहीं रहेगा तो। मीनवाइल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन कीप ऑन टाइपिंग द डाउट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शन। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में हमने कॉइनल देख लिए, अब इंस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शन गाइस, ओके। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ओके, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो इंस्क्राइब करके रखा है कहीं पे। तो आप कहाँ पे इंस्क्राइब करके रखोगे, तो ऑब्वियसली आप बड़े बड़े रॉक पे इंस्क्राइब करके रख सकते हो। आपने कोई तो पिलर के ऊपर इंस्क्राइब करके रखा है, आपने टेम्पल वॉल के ऊपर कुछ इंस्क्राइब करके रखा है। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमेशा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं। अब ये देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों होते हैं, बिकॉज इंस्क्रिप्शन में हमें कोई भी इंटरपोलेशन या फिर एक्स्ट्रापोलेशन नहीं मिलता। तो से फॉर एग्जाम्पल, अब वैदिक एज में एक बुक बना, ओके, क्या हमारे पास वही बुक आज अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो ऋग्वेदा हो, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके हमारे पास 11th-12th सेंचुरी ईडी के एडिशंस अवेलेबल है। क्यों? बिकॉज वैदिक एज के बाद जितने भी बड़े बड़े किंग आए, उन्होंने वो पहले वाले बुक जो है उनको खराब कर दिया, उनको फेंक दिया, और उन्होंने अपना नया वर्जन उसके ऊपर बना दिया। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, जो ओरिजिनल बुक है उसमें बहुत सारे इंट्रापोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन हुए। एग्जाम्पल भी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल महाभारत, ओके, ये महाभारत जो है इसका एक्चुअल नाम था जया, ओके, ये जया का बन गया विजया, एंड विजया का बन गया भारत, एंड भारता का बन गया महाभारत। तो ये जब जया था तब इट वॉज ओनली द टेक्स्ट ऑफ 12,000 श्लोका, जब ये भारत था तो इट वॉज द टेक्स्ट ऑफ 24,000 श्लोका, एंड जब ये महाभारत बना तो ये बना 1,00,000 श्लोका का टेक्स्ट। तो इससे हमें ये तो पता चलता है, महाभारत में ये चीज लिख के ही रखी है कि ओरिजिनल वर्जन अलग है, एंड लेटर ऑन इसमें बहुत सारे एडिशंस हमने किए हैं, बट इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वर्जन जो है वो नया है, कौन सा वर्जन जो है वो पुराना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर हम कभी भी भरोसा नहीं रखते कि ये चीज हुई है क्या, हम लोग उसको नहीं हुई मानते हैं, एज लॉन्ग एज हम लोगों को कोई तो कोरोबोरेटिव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। अब ऑन द अदर हैंड, ओके, इंस्क्रिप्शन पकड़ के चलिए। इंस्क्रिप्शन मतलब आपने से फॉर एग्जांपल पत्थर पे लिख के रख लिया, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अब अशोका ने ये पत्थर के ऊपर कुछ न कुछ तो चीजें लिख के रखी है, आपके पास पीपीटी है, यू कैन जूम इट एंड सी इट। अब इसके ऊपर कुछ भी लिखा है, अब इसमें आपको एडिशन डिलीशन करने हैं, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज जो है उसको एक तो पूरा का पूरा रफ आउट करना पड़ेगा तो भी मुझे पता चलेगा, या फिर कहीं तो साइड वाइड में लिखना पड़ेगा तो भी मुझे पता चलेगा। दैट्स वाई इंस्क्रिप्शन जो है वो अगेन काफी वाइटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई एडिशन डिलीशन कोई बंदा कर रहा है तो वो एडिशन एंड डिलीशन मुझे एकदम इजीली आसानी से समझ में आ जाता है। एंड दैट्स वाई इंस्क्रिप्शन जो है वो हमेशा वाइटल सोर्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं।
तो आर्कियोलॉजिस्ट जब एक्सकैवेशन करेंगे तब हमेशा इंस्क्रिप्शन ढूंढने के पीछे लगे रहते हैं, रैदर देन लिटरेरी बुक। इंस्क्रिप्शन जो है उसको हमेशा अच्छा सोर्स माना जाता है, बिकॉज इसमें एडिशन एंड डिलीशन जो है वो आसानी से समझ में आ जाते हैं। ओके, चलो देन वन बाय वन सबसे पहले अभी इंस्क्रिप्शन देखेंगे। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज एपिग्राफी, एंड जो इंस्क्रिप्शन में जो राइटिंग है अगर आप उसका स्टडी कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे पैलियोग्राफी। तो इंस्क्रिप्शन का अभ्यास आप कर रहे हो तो उसको आप एपिग्राफी बोलोगे, और उसमें जो लिखावट है कि कौन सी स्क्रिप्ट यूज की है, स्क्रिप्ट के ऊपर आपको कुछ नॉलेज गेन करना है तो उसका आप स्टडी कर रहे हो तो उसको आप बोलोगे पैलियोग्राफी। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे सब मिलेंगे। द अर्लीस्ट वर्जन ऑफ इंस्क्रिप्शन इंडिया में हम लोगों को जो मिले हैं वो है हड़प्पा के। तो हड़प्पा के टाइम पे हमने देखा था, मतलब पहले लेक्चर में जब मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा था, तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो है वो अनडिसाइफर्ड है, इसके लिए हम हड़प्पा को प्रोटो हिस्ट्री भी मानते हैं, राइट। तो हड़प्पा का जो पीरियड है या फिर हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो स्क्रिप्ट जो है वो ऐसी दिखती है, एंड यू कैन क्लियरली सी कि हड़प्पा के सील हुआ करते थे। ओके, और ये सील में यू कैन क्लियरली सी सर्टन टाइप ऑफ द राइटिंग इज देयर। ओके, ये जो राइटिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट अवेलेबल इन इंडिया। तो ये जो स्क्रिप्ट है हड़प्पा की, हमें भले ही पढ़ने ना आती हो, ओके, इसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रहा है, बट जिस दिन हमें ये पढ़ने आएगी तो उस दिन हम इससे हड़प्पन्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये इंस्क्राइब करके रखी है, ये इंस्क्रिप्शनल फॉर्म में है, तो मतलब इसमें कोई भी एडिशन या फिर डिलीशन करेगा तो हमें समझ में आता है, एंड वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे कोई एडिशन एंड डिलीशन नहीं है। मतलब उन लोगों ने जो लिख के रखा है वैसे की वैसी लिखावट हमारे पास ऑन हुई है। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो हड़प्पा के सील के ऊपर बनती है। हड़प्पा की जो सील्स है वो बेसिकली स्टीटाइट के बनते थे। तो स्टीटाइट ये सबसे कॉमन स्टोन है जिसके बेसिकली ये आपके जो सील है वो बनते थे। तो इसमें आपको एक एनिमल मोटिफ मिलेगा, मतलब आपको एक जानवर का एक चिन्ह मिलेगा एंड कुछ स्क्रिप्ट मिलेगी। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यूजुअली ये हड़प्पा ट्रेड के लिए यूज करता होगा, बट दैट इज समथिंग फॉर द लेटर लेक्चर, नॉट राइट नाउ। तो ये हड़प्पन स्क्रिप्ट हम लोगों को मिली है। तो हड़प्पन इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। तो हड़प्पा की लैंग्वेज हम लोगों को समझ नहीं आती, बट हड़प्पा के बाद वैदिक पीरियड आया। तो वैदिक पीरियड एंड मौर्यन पीरियड में जो इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिले हैं, वैदिक पीरियड के नहीं मिले हैं, मौर्यन पीरियड में हम लोगों को कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं। और उससे हमें ये पता चला है कि मौर्यन पीरियड के जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज के थे। तो अर्लीस्ट लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन वाज प्राकृत, एंड लेटर ऑन प्राकृत वाज रिप्लेस्ड बाय संस्कृत। तो लेटर वैदिक एज, देयर आफ्टर महाजनपदास एंड देयर आफ्टर मौर्यन, इन टाइम के हम लोगों को जो भी लिखावट के एविडेंसेस मिले हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम वेर इन प्राकृत। बट फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड हम लोगों को पता चला है कि जो इंस्क्रिप्शन है उसमें संस्कृत लैंग्वेज यूज की जा रही है। तो इंडिया की सबसे पहली या फिर अर्लीस्ट रिटन लैंग्वेज अगर कोई होगी तो इट इज नॉट संस्कृत, इट इज प्राकृत, बिकॉज इंस्क्रिप्शन जो है वो सबसे पहले प्राकृत में लिखे गए हैं एंड देयर आफ्टर संस्कृत में वो लिखे गए हैं। संस्कृत इंस्क्रिप्शन के जो एविडेंस है हमें फर्स्ट सेंचुरी एडी ऑनवर्ड मिलते हैं, जबकि प्राकृत इंस्क्रिप्शन के एविडेंसेस हैं वो हमें थर्ड सेंचुरी बीसी से ही इंडिया में मिलते हैं। मतलब 400 साल पहले से ही प्राकृत यूज हो रही है, एंड उसके बाद में फिर संस्कृत है वो चलन में आई, एंड उसका जो इस्तेमाल है वो सोसाइटी में बढ़ा। तो लैंग्वेज के बारे में भी हमें पता चलता है कि इंडिया में लैंग्वेजेस कैसे डेवलप हुई। तो प्राकृत, देयर आफ्टर संस्कृत एंड देयर आफ्टर डिफरेंट लैंग्वेजेस डेवलप्ड इन इंडिया। एंड ऑन द अदर हैंड ये जो स्क्रिप्ट है जब आप उसका पढ़ाई करोगे तो उससे आपको बहुत सारी कंटेम्पररी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हड़प्पन्स के बारे में तो हमें नहीं पता चला, बट अशोका का जो स्क्रिप्ट है वो तो हमें पढ़ने आता है। अशोका ने अपने बारे में इंफॉर्मेशन पिलर इंस्क्रिप्शन में एंड देयर आफ्टर रॉक एडिक्ट में अच्छे से दे के रखी है। तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अशोका के टाइम पे पता चली है। कौन सी इंफॉर्मेशन पता चली है फिर? तो फॉर एग्जाम्पल अशोका की पॉलिसी ऑफ धम्मा, अशोका की ब्यूरोक्रेसी, अशोका के टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन। तो जब चैप्टर में जाएंगे तब देखेंगे, आज तो बस ऊपर से ही देखना है सोर्सेस के बारे में। एंड फिर ये जो इंस्क्रिप्शन है उससे हम लोगों को क्या वाइटल इंफॉर्मेशन मिलती है? तो सबसे पहले ईरान, मतलब
सबका पर्शिया, अभी का मॉडर्न डे ईरान। तो ईरान के इंस्क्रिप्शन में हमें सबसे पहले इंडिया के बारे में पता चलता है जब व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंधु एरिया। नाउ अनफॉर्चुनेटली यू कैन से दैट कि ईरान के लोगों को, दैट इज पर्शिया एंड इवन सेंट्रल एशिया के लोगों को तब टाइम और उस टाइम पे ये स प्रोनाउंस करना नहीं आता था, तो स को वो ह करके बुलाते थे एंड दैट्स वाई सिंधु का बन गया हिंदू। तो ये जो ईरानियन इंस्क्रिप्शन है उसमें हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है कि डैरियस द ग्रेट उसने 518 बीसी में गांधारा कैप्चर कर लिया था एंड गांधारा वाज द पार्ट ऑफ द ईरानियन किंगडम एट दैट टाइम। गांधारा मतलब अभी का जो रफली झेलम तक का एरिया है पाकिस्तान का, पाकिस्तान से आप देखोगे तो वहाँ का एरिया, इसका जो कैपिटल है वो उस टाइम पे तक्षशिला हुआ करता था। तो हमें ईरानियन इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली है। वैसे ही इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन इज ऑल्सो क्वाइट फेमस। इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन फेमस इसीलिए है बिकॉज ये इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया था अशोका ने, और अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिख के रखे हैं। देयर आफ्टर समुद्रगुप्ता, ओके, हु वाज द किंग ऑफ मगध फ्रॉम 335 से लेके 385 एडी के बीच में, तो इसके भी इंस्क्रिप्शन हम लोगों को इसी पिलर पे मिले हैं। एंड देयर आफ्टर इट इज इंटरेस्टिंग, जहांगीर, ओके, वाज अ मुगल किंग ऑफ इंडिया इन बिटवीन 605 से लेके 623 तक, ओके, रफली दिस वाज द पीरियड। तो उसके टाइम पे भी हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिली है, दैट इज जहांगीर के इंस्क्रिप्शन भी हम लोगों को इस पर्टिकुलर पिलर पे मिले हैं। तो मतलब एक ही पिलर है और उसमें 3 इंडिया के जो बड़े किंग हैं उसके इंस्क्रिप्शन हमको मिले हैं। तो इट क्लियरली शोज कि भाई क्रोनोलॉजिकल एविडेंसेस या फिर क्रोनोलॉजी भी हम लोगों को पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। एंड ऑन दी अदर हैंड फिर बहुत सारे डोनेटिव रिकॉर्ड है जिसके ऊपर हम लोग लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ेंगे ही। तो ये डोनेटरी रिकॉर्ड होंगे, टेम्पल वॉल के इंस्क्रिप्शंस है, इसके वजह से हमें कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी की इंफॉर्मेशन मिलती ही रहती है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। तो इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन यूजुअली मिलती है। तो अगेन इन नटशेल, ओके, अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो 2 टाइप के एविडेंसेस है, दैट इज आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर। तो एज फार एज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आर कंसर्न, आप तो एक सीधा खोदिए या फिर आप हॉरिजॉन्टली खोदिए। तो वर्टिकल एक्सकेवेशन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, एंड उससे हम लोगों को कुछ कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कॉइन्स। तो कॉइन्स से हमें क्या क्या पता चला वो हमने देखा। एंड देयर आफ्टर इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन से हमें क्या क्या पता चला वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, इसमें अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर एक्सकेवेटरी एविडेंसेस के बारे में अगर आपको कुछ और पूछना है या फिर इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन लेट मी नो, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लिटरेरी एविडेंसेस। ठीक है, यस। हाँ, जहांगीर 600 एडी में तो मैंने आपको बताया नहीं ना, जहांगीर का जो पीरियड है 1605 से लेके 1623-26, ये रफ पीरियड है। 1600 नॉट 600, 1600 की बात की मैंने, ओके, यस, ओके। हाँ, इसका पीडीएफ तो मैंने आपको बोल दिया था। ऑप्शनल के बारे में आपको एंड में बताऊंगा मैं, डोंट वरी। मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसको तो मैं कवर अप करवाऊंगा। देखो, इट्स अ स्लो ड्रॉन प्रोसेस, यूपीएससी इज ऑलवेज अ स्लो ड्रॉन प्रोसेस। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू साल भर का प्रोसेस है, राइट। तो वैसे ही अब एक चैप्टर करके मैं डेली बेसिस पे आगे बढ़ता रहूंगा, ओके। माई ड्यूटी ओवर हियर इज दैट टू कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन अ डेली बेसिस। वीकली एक छुट्टी ऑब्वियसली मैं लूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली संडे को, बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो मैं डेली बेसिस पे करवाता रहूंगा। आई हैव स्टार्टेड विद द एंशियंट, ऐसे ही मैं आपका सतीश चंद्रा भी कंप्लीट करवाऊंगा, और ऐसे ही मैं आपका बिपिन चंद्रा जो एंशियंट इंडिया है वो कवर अप करवा दूंगा। नाउ इट विल बी अ कंटिन्यूअस सीरीज। तो अभी ये वाले मंथ में एंशियंट करेंगे, अगले वाले मंथ में मिडिएवल करेंगे, एंड देयर आफ्टर जनवरी जब पीक पीरियड जब होगा तब मॉडर्न पे जाएंगे। अभी से मॉडर्न पे जाके मैं करूँ क्या? सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये सीरीज चालू करने के पीछे का रीजन भी मेरा वही है कि बच्चे एंशियंट मिडिएवल करते ही नहीं है, स्किप कर देते हैं। मॉडर्न एकदम तुच्छा पार्ट है, एकदम फालतू पार्ट है, वो तो सबको आता है यार, ठीक है, एकदम मतलब इजीएस्ट टाइप ऑफ द पार्ट यू कैन कंसिडर। और उसके ऊपर यूपीएससी ने अब तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछ लिए थे लास्ट ईयर। तो मतलब यूपीएससी का ट्रेंड भी जो है वो मॉडर्न इंडिया के अगेंस्ट जाना चालू हो गया है। तो अभी आपको एंशियंट मिडिएवल पे फोकस करना है, अभी टाइम भी है।
जैन में टाइम नहीं रहेगा, तो अभी एंशिएंट मिडल पे ही मैं फोकस रखूंगा एंड आई विल कवर अप एंशिएंट एंड मिडिएवल ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 मंथ। ओके, तो ये मॉडर्न अब वापस मत पूछना मेरे को, 3 दिन आप लोगों ने मॉडर्न पूछ पूछ के परेशान कर दिया। हाँ ओके, गुप्ता हैज़ वीक इकोनॉमी बट हाउ इट्स कॉल्ड एज अ गोल्डन पीरियड। देखो गोल्डन पीरियड जो है उसके कुछ पैरामीटर होते हैं। आप गोल्डन पीरियड तभी बोलोगे जब उसकी सिर्फ इकोनॉमी नहीं तो पॉलिटी, सोसाइटी, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर सब में कुछ अच्छे डेवलपमेंट हुए। तो गुप्ता टाइम में इन सब में कुछ कुछ अच्छे डेवलपमेंट हुए, इकोनॉमी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। ओके, तो वो जब गुप्ता में जाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, यस। एथनो आर्कियोलॉजी इतना इन डिटेल जाके मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला, दैट इज फॉर द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। ओके, हाँ, महाभारत के कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों को एज सच नहीं मिले हैं, बट जो सिमिलैरिटी इन नेम है वो आज भी देख सकते हो। जैसे इंद्रप्रस्थ है दिल्ली में, गुरुग्राम गुड़गांव जहाँ पे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, इट यूज टू बी गुरुग्राम। गुरुग्राम मतलब द्रोणाचार्य का गांव, राइट। तो वैसे ही आपको हस्तिनापुर आज भी मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ में, मीरत इन उत्तर प्रदेश। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों को महाभारत के एज सच नहीं मिले हैं, बट महाभारत में जो कैरेक्टर एंड प्लेसेस के नाम यूज किए हैं वो तो आज भी चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमने यही कंसिडर किया कि महाभारत का वॉर हुआ होगा, बट उसको जो हम लोगों ने भगवान के साथ इक्वेट किया है, दैट इज गॉडली पावर के साथ इक्वेट किया है, वो गलत चीज है। ओके, तो उसके बारे में भी बात करेंगे वंस वी गो टू द गुप्ता पीरियड, डोंट वरी। ठीक है, ना ईरान। ओके, ये ईरान इंस्क्रिप्शन है, वो मध्य प्रदेश वाला है। ओके, ईरान मतलब मॉडर्न डे पर्शिया, राइट, अयातुल्ला खोमेनी वाला ईरान, ये पाकिस्तान के बाजू वाला है। और ये जो ईरान है इट इज अ टाउन। ओके, ये टाउन अभी के मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में है। ये फेमस इसी के लिए है बिकॉज 510 एडी का यहाँ पे एक स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। और ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जिसपे सती प्रथा इंडिया में सबसे पहले मेंशन है। ओके, यस, हाँ। रिपीट गांधारा, देखो एज पर एज गांधारा इज कंसर्न, देन गांधारा जो है वो पाकिस्तान का आज का झेलम तक का एरिया आता है। तो इंडस से लेके झेलम के बीच वाला जो एरिया है पाकिस्तान में, वो गांधारा प्रोविंस हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम। और इसका जो कैपिटल है वो तक्षशिला हुआ करता था। एंड डारियस द ग्रेट ने अपने इंस्क्रिप्शन में लिख के रखा है, दैट इज बेहस्तून इंस्क्रिप्शन। उसमें उसने लिख के रखा है कि भाई ये जो गांधारा वाला एरिया है वो मैंने कैप्चर किया है। ओके, हाँ, नहीं, अकबर डाइड इन 1605 प्रिसाइजली। ठीक है, सो 1605 इज द डेथ ईयर ऑफ अकबर। तो अकबर के मरने के 3-4 साल पहले से ही जहांगीर ने अपना राजपाट चलाना चालू कर लिया था, बट अकबर डाइड इन 1605। ठीक है, सतीश चंद्रा मिडिएवल, यस, ओके, हाँ, ओके, ठीक है ना। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, एंशियंट टाइम पे हम लोगों को ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पे हिंदू किंग्स ने स्तूपा गिरा के टेम्पल बांधा है, बुद्धिस्ट किंग ने टेम्पल गिरा के वहां पे स्तूपा बांधा है। तो ऐसा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, ओके, नोट्स प्रिपेयर करने की देखो ऐसा तो कोई जरूरत है नहीं, मैं तो दे ही रहा हूँ ना आपको क्रक्स मटेरियल। अपार्ट फ्रॉम दिस वो दूसरा वाला जो क्रक्स मटेरियल जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वही कर लेना, मोर देन सफिशियंट है। एक 74 पेजेस का मटेरियल बन चुका है वो अल्टीमेटली, तो 74 पेजेस में आपका वो सारा एनसीईआरटी कवर अप हो जाएगा। ओके, यस, हाँ। देखो आई एम नॉट गोइंग इनटू माइथोलॉजी। हिस्ट्री में 2 चीजें होती है, आपको समझनी पड़ेगी। ओके, हिस्ट्री में हम लोगों को कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जो एविडेंसेस ट्रू है उसको आप बोलोगे इतिहास और हिस्ट्री। जो एविडेंस अभी भी डिबेटेबल है या फिर जिसको हम ट्रू कंसिडर नहीं करते उसको आप बोलोगे मिथ। तो श्री कृष्ण, महाभारत, रामायणा, दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन माइथोलॉजी, मतलब इसको मिथ कंसिडर किया जाता है। हमको इनके कुछ कुछ एविडेंसेस डेफिनेटली मिले हैं, बट वो सच है या नहीं इसके ऊपर अभी भी डिबेट चल रही है। तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन माइथोलॉजी एट ऑल, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यस, ओके, सो आई होप क्लियर, सो आई विल मूव फॉरवर्ड देन। ओके गाइस, थैंक यू। चलो विल मूव फॉरवर्ड देन। ओके, नाउ विल गो टू द लिटरेरी सोर्सेस। तो जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हमने देखे थे, तो वैसे ही लिटरेरी सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस के लिए आपको लिखने की जरूरत पड़ती है, तो अगर आप लिखने की सोर्सेस अगर जरूरत पड़ेगी तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू हिस्टोरिकल पीरियड। तो ट्रू हिस्टोरिकल पीरियड है, इसके पहले हमने देखा था प्री हिस्ट्री थी हमारे पास, एंड देयर आफ्टर हमारे पास थी प्रोटो हिस्ट्री। ओके, तो प्री हिस्ट्री मतलब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था सारी चीजें। तो अब हिस्ट्री का जन्म जो है इंडिया में
वो सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो वैदिक लिटरेचर ऑनवर्ड। तो ये जो वेदास आपको दिख रहे हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, तो ये वेदास लिखे गए। ओके, दिस वर रिटन बाय द आर्यन सिविलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जब आर्यंस ने वेदास लिखना चालू किया तो ये हम कंसिडर करते हैं कि इंडिया का इतिहास या फिर हिस्ट्री जो है वो यहाँ से चालू हुई। तो आर्यन का पीरियड जो है इंडिया में 1500 बीसी से चालू होता है। बट आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि इनिशियल लेवल पे आर्यंस जो है उनकी जो लैंग्वेज है वो सांस्कृतिक टाइप की लैंग्वेज थी, बट आर्यंस को भी लिखना नहीं आता था। एंड दैट्स वाई वो जो वैदिक लिटरेचर है वो जनरेशन टू जनरेशन ओरल फॉर्म में ट्रांसफर करते थे। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये वैदिक नॉलेज ओरल फॉर्म में ट्रांसफर होता था। गॉट इट। और ये जब ओरल फॉर्म में ट्रांसफर होता था, इसी के लिए ये जो वैदिक पीरियड है या फिर वेदास जो है इसको ना हम लोग श्रुति भी बुलाते हैं। ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ श्रुति लिटरेचर। ये श्रुति इसीलिए बुलाया जाता है इसको बिकॉज अल्टीमेटली इट इज समथिंग दैट इज हर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इन ओरल फॉर्मेट। एंड अल्टीमेटली ये लिखने का काम जो है ये हम कंसिडर करते हैं कि 600 बीसी ऑनवर्ड चालू हुआ। तो इंडिया में लिखने का तरीका 600 बीसी तक तो हम लोगों को कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं। उसके पहले इन्होंने जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसमिट किया एंड लिखने का काम है वो 600 बीसी चालू किया। एंड दैट्स आपको डिफरेंट बुक में अलग अलग डेट्स मिलेंगे प्री हिस्ट्री के, सॉरी हिस्ट्री के, कि हिस्ट्री एग्जैक्टली कब से चालू हुई। तो आप 1500 बीसी भी कंसिडर कर सकते हो या फिर 600 बीसी भी कंसिडर कर सकते हो, और दोनों भी अपने अपने लेवल पे सही आंसर रहेगा। ओके, तो ये जो वैदिक लिटरेचर है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है हमारे पास, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेदा में हाइम्स है, दैट इज मंत्रा है। देयर आफ्टर फिर आया आपका सामवेद। तो ये जो मंत्रा है उसका एक बोलने का तरीका होता है, टोन होता है, ट्यून होती है, तो वो आपको मिलेगा सामवेदा में। एंड हेंस सामवेदा इज कंसिडर्ड एज अ अर्लीस्ट म्यूजिकल बुक। देयर आफ्टर आया आपका अथर्ववेदा, सॉरी यजुर्वेदा। तो जो यजुर्वेदा जो है, ओके, इट इज अ सैक्रिफिशियल बुक। तो अगर आप मंत्रा परफॉर्म कर रहे हो तो मंत्रा के साथ साथ आपको कुछ रिचुअल एंड सैक्रिफाइसेस भी कवर करने हैं, तो वो आपको मिलेंगे यजुर्वेदा में। एंड लास्ट वाला बुक जो है वो अथर्ववेदा। तो ये जो अथर्ववेदा जो है इट थ्रोज प्रैक्टिसेस ऑन द बिलीफ ऑफ नॉन आर्यन। तो सोसाइटी में उस टाइम पे आर्यंस के साथ साथ नॉन आर्यन भी तो थे, तो नॉन आर्यंस लोग कैसे रहते थे, एंड फिर नॉन आर्यन लोगों के लिए इन्होंने कुछ मैजिकल स्पेल, मतलब ब्लैक मैजिक जैसी चीजें जो है वो भी अथर्ववेदा में डाल के रखी है। एंड फिर वैदिक पीरियड में हम लोगों को इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, वैसे ही फिर हमारे पास उपनिषद है कि वेदास जो है, ओके, वेदास में अल्टीमेटली जैसे सोसाइटी में इवोल्यूशन हुआ तो कुछ एंड में चैप्टर ऐड किए गए। तो ये जो 4 वेदा जो है हमने देखे थे, हर एक वेदा का जो एंड चैप्टर है वो आपको मिलेगा ब्राह्मणा, देयर आफ्टर अरण्यका एंड देयर आफ्टर उपनिषद। बाद में सारी चीजें इन डिटेल देखनी, अभी तो ऊपर ऊपर ही समझो। तो हर एक वेदा का जो लास्ट चैप्टर है वो मिलेगा आपको ब्राह्मणा, ब्राह्मणा का एंड में अरण्यका, अरण्यका के एंड में आपको मिलेगा उपनिषदा। एंड ये जो उपनिषदा है इसी को आप बोलोगे वेदांत, बिकॉज हर एक वेदा का जो लास्ट चैप्टर है, मतलब वेद का अंत कहाँ पे हो रहा है, तो उपनिषदा में हो रहा है। तो ये जो उपनिषदा एंड देयर आफ्टर वेदा जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है वैदिक पीरियड की, दैट इज 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच में। एंड एट द सेम टाइम, ओके, हमारे पास एपिक भी है। हमारे पास 2 एपिक है, दैट इज रामायणा एंड महाभारता। तो महाभारता एंड रामायणा जो है इसको हम लोग एपिक कंसिडर करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द हिंदू माइथोलॉजी कंसिडर करते हैं। बिकॉज इससे रिलेटेड कुछ कुछ एविडेंसेस तो हम लोगों को मिले हैं, बट यार कुछ कुछ एविडेंसेस के वजह से आप पूरे के पूरे बुक को तो सही नहीं बोल सकते, राइट। हर एक चीज का एविडेंस मिलना जरूरी होता है, हर एक चीज का प्रमाण मिलना जरूरी होता है, तभी जाके आप इन चीजों को सही मानोगे। तो एज अ हिस्टोरियन या फिर एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री आपको ये चीज समझनी है कि ये जो बुक है वो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो असली कैरेक्टर के आजू बाजू में ही रचे हुए बुक है, बट लेटर ऑन, ओके, जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी तो लेटर ऑन इसको, ओके, गॉडली फिगर से इक्वेट करने का काम हुआ है। तो एक जमाने में कृष्ण हुआ करते होंगे, राम हुआ होते होंगे, रावण भी हुआ होते होंगे, बट दिस मस्ट हैव बीन अ लेजेंडरी वॉरलॉर्ड और लेजेंडरी किंग्स ऑफ देयर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये किंग थे क्या? देन यस, ऑब्वियसली ये थे। बट राम सही में विष्णु का अवतार था क्या? फिर कृष्णा ने सही में अपना 10 सर वाला जो रूप है
वो अर्जुना को बैटलफील्ड में दिखाया था क्या, ये पार्ट होता है माइथोलॉजी का। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट वी कंसिडर्ड एज अ एपिक, मतलब पार्ट ऑफ द माइथोलॉजी। तो इससे भी हम लोगों को कंटेम्प्रेरी पीरियड ऑफ टाइम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड ऑन दी अदर हैंड फिर ये होता है वेदांग। तो वेदांग मतलब 6 लिम्स ऑफ वेदास। तो वेदास में गुप्ता पीरियड ऑफ टाइम में ओके कुछ एडिशन किए गए जिसको आप बोलोगे वेदांत। तो जब गुप्ता पीरियड में जाएंगे तब इन डिटेल में समझेंगे। बट शिक्षा, कल्प, व्याकरण, देयर आफ्टर निरुक्त, छंद एंड देयर आफ्टर ज्योतिष, ये जो 6 लिम्ब ऑफ वेदास जो है इसमें भी हमें कंटेम्प्रेरी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द लिटरेरी सोर्सेस। ऊपर ऊपर से ही समझना है, इन डिटेल तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियोस भी लिए हैं वैदिक लिटरेचर के ऊपर, तो जस्ट सर्च फॉर इट, स्टडी IQ वैदिक लिटरेचर, आपको इन डिटेल समझ में आ जाएगा। या फिर जब तक चैप्टर नहीं आता तब तक वेट कीजिए फिर। ओके, देयर आफ्टर फिर पोस्ट वैदिक पीरियड के भी हम लोगों को कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हैं। ओके, अब पोस्ट वैदिक पीरियड में हम लोगों को कौन से बुक मिले हैं, तो हम लोगों को मिला है श्रोता सूत्र, गृह्य सूत्र एंड सुलवा सूत्र। तो सूत्र इज बेसिकली प्रिंसिपल, तो सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ द हाउस होल्ड लाइफ एंड देयर आफ्टर रिचुअलिस्टिक लाइफ, जिसको क्यूमुलेटिवली आप बोलोगे श्रौता सूत्र, गृह सूत्र एंड सुलवा सूत्र। तो ये बेसिकली बुक जो है वो 6th सेंचुरी BC दैट इज महाजनपदा पीरियड की इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करती है। तो महाजनपदा में हम लोगों को लिटरेरी सोर्सेस मिले हैं। देयर आफ्टर फिर 4th सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी BC, सॉरी नॉट 4th, तो 6th सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी BC तक हम लोगों को बहुत सारे बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मिले हैं। तो बुद्धिज्म में हम लोगों को त्रिपिटका मिली है, दैट इज विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधाम पिटका। सब इन डिटेल में बाद में देखना है, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेस कौन से है। तो विनय पिटका, सुत्त पिटका एंड अभिधाम पिटका, ये जो 3 बुक है इसको आप क्यूमुलेटिवली बोलोगे त्रिपिटका। तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर है। एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर मतलब बुद्धाज ने जो लिटरेचर लिख के रखा है उसमें वो हमेशा जो है पाली लैंग्वेज यूज करते थे। एंड इन्होंने जो हमारे लिए त्रिपिटका छोड़ी है, अपार्ट फ्रॉम दैट अशोक वंदना, दिव्य वंदना, फिर महावंसा इज देयर, तो ये सारे जो बुक्स है इससे हम लोगों को 6th सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी BC तक का बहुत सारा नॉलेज जो है वो मिला है। एंड ऑन दी अदर हैंड इसी टाइम में जैन ने भी कुछ बुक्स लिखे थे। तो जैन के जो फॉलोवर है ओके उन्होंने प्रकृत लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट लिख के रखे हैं। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछ भी लिया है और ये आपको भी पता होना चाहिए कि बुद्धा के जो सोर्स है उसका लैंग्वेज कौन सा है, तो पाली है। ऑन दी अदर हैंड जैना का सोर्स है वो कौन सा है, तो प्रकृत है। ओके, तो लैंग्वेज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वैसे ही वैदिक लिटरेचर का लैंग्वेज कौन सा है, तो संस्कृत है। तो संस्कृत लैंग्वेज में क्या है, पाली लैंग्वेज में क्या है, प्रकृत लैंग्वेज में क्या है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं दैट इज समथिंग दैट इज बीइंग टोल्ड टू अस बाय द historian basically or the contemporary literary sources। एंड देयर आफ्टर हमारे पास फिर कुछ कुछ सेक्युलर लिटरेचर भी है। सेक्युलर लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से बुक्स है, तो ये वाले बुक्स है जिसके ऊपर यूपीएससी यूजुअली सवाल पूछता है, पूछ भी चुका है राइट। अभी पिछले साल दैट इज 2021 में यूपीएससी ने पूछ लिया था पाणिनीज अष्टाध्यायी एंड देयर आफ्टर पतंजलि के महाभाष्य पे राइट। तो पाणिनीज अष्टाध्यायी एंड पतंजलि महाभाष्य ये इंपॉर्टेंट बुक है। एंड देयर आफ्टर फिर अर्थशास्त्र विच वॉज रिटन बाय कौटिल्य, जिसके ऊपर भी सवाल पूछ चुका है यूपीएससी की स्लेवरी सिस्टम ऑफ द कौटिल्य राइट। तो ये वाले जो बुक है इसके बारे में भी इन डिटेल लेटर ऑन पढ़ना है। बट अभी के लिए कुछ फैक्चुअल डाटा, तो कौटिल्य एंड अर्थशास्त्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे लिखे हुए बुक है। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम किंग ऑफ मगध डायनेस्टी इन 321 and he died in 297 BC। ओके, thereafter अष्टाध्यायी और पाणिनी जो है वो बाद में आया हुआ बुक है, उसके पहले आया हुआ बुक है पतंजलि's पाणिनी का अष्टाध्यायी पहले, सॉरी माय मिस्टेक। तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनी इट वाज रिटन इन 4th सेंचुरी BC, तो अराउंड 4th सेंचुरी BC लिखा है। एंड thereafter दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट बुक ऑन द संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर का
इंडिया में सबसे अर्लीस्ट बुक जो है वो अष्टाध्यायी का पाणिनि है। ओके सॉरी, पाणिनि का अष्टाध्यायी है। एंड ये वाला जो बुक है इसी के ऊपर बाद में अप्रोक्सीमेटली 300 साल बाद पतंजलि ने अपना एक बुक लिखा है और उस पर्टिकुलर बुक का नाम है महाभाष्य। ओके, सो पतंजलि महाभाष्य इज ऑल्सो क्वाइट फेमस। तो पतंजलि ने जस्ट कंपेयर किया है कि भाई पाणिनि ने जो अपना ग्रामर दिया है वो अब 300 साल पहले वाला है, तो अभी ग्रामर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो चेंजेस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको महाभाष्य में। और ये जो पतंजलि है, ओके, ये पतंजलि जो है he was basically present during the time of Pushyamitra Shunga, and Pushyamitra Shunga is famous for overthrowing Mauryan dynasty in 188 BC। तो मगध में जो मौर्यन डायनेस्टी थी वो मौर्यन डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके उसके जगह पे शुंगा डायनेस्टी लाने का काम किया था पुष्यमित्र शुंगा ने। एंड जैसे ही पुष्यमित्र शुंगा बिकेम द किंग, उसने एक अश्वमेध सैक्रिफाइस परफॉर्म की थी। वो अश्वमेध सैक्रिफाइस का जो ऑफिशियल प्रीस्ट जो था, पुरोहित जो था, वो था पतंजलि। एंड पतंजलि का ही एक बुक हमें मिला है, दैट इज महाभाष्य। ये जो महाभाष्य बुक है ये कमेंट्री है ऑन पाणिनि's अष्टाध्यायी। ओके, सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द सोर्सेस ऑफ द एंशियंट पीरियड ऑफ द टाइम। एंड देयर आफ्टर फिर पोस्ट मौर्यन टाइम पे हमारे पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे भाषा इज देयर, शूद्रक इज देयर, कालिदासा इज देयर एंड भानाभट्ट इज ऑल्सो देयर। तो इन दोनों में भाषा जो है एंड देयर आफ्टर शूद्र का जो है ये समवेयर अराउंड प्री गुप्ता गुप्ता पीरियड में हुआ करते थे। ओके, कालिदासा जो है वो गुप्ता पीरियड में ही हुआ करता था। एंड भानाभट्ट है वो कोर्ट पोएट था हर्षवर्धन का। ओके, तो इनके भी सारे बुक जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। इन नटशेल ये पर्टिकुलर बुक में हम, ये पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या मिल रहा है, तो एक ओवरव्यू मिल रहा है कि भाई हिस्ट्री हमने कंस्ट्रक्ट कैसे की है। तो कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड कुछ लिटरेरी एविडेंसेस, इनके मिलके हमने ये हिस्ट्री जो है वो डिकोड की है। और हिस्ट्री डिकोड करने के लिए आपको ये कंटेम्पररी सोर्सेस समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर में तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ही सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे के रखी है। अब जब हम लोग एक एक चैप्टर में जाएंगे तब ये सारे सोर्सेस है वो वापस आएंगे। तो वो सोर्सेस का फैक्चुअल डिटेल एंड एक एक लाइन में जो उसका इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है दैट आई विल गिव टू यू एज वी मूव फॉरवर्ड। बट एज फार एज टुडेज लेक्चर इज कंसर्न, देन दिस इज समथिंग दैट वी कैन क्लियरली सी। ओके, लिटरेरी सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। वैसे ही साउथ इंडिया में अगर आप जाओगे तो संगम लिटरेचर इज देयर। Now as far as Sangam literature is there, then Sangam literature में we have got two kind of the book। एक को आप बोलोगे उत्तुटुगाई और दूसरा होता है पुट्टू पुट्टू। तो ये जो उत्तुटुगाई एंड पुट्टू पुट्टू है इसके बीच का डिफरेंस भी आई विल टेल यू वंस वी गो इनटू दैट पर्टिकुलर पार्ट। इस पर्टिकुलर चैप्टर में एज सच संगम लिटरेचर के बारे में कुछ बताया नहीं है, बट संगम लिटरेचर के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कुछ फैक्चुअल डाटा आपको पता होना चाहिए। तो ये जो संगम लिटरेचर है, ओके, ये सारा का सारा संगम लिटरेचर पांड्यन किंग ने पैट्रोनाइज किया है। ओके, और इसको संगम लिटरेचर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज संगम का मतलब तमिल में होता है असेंबली। ओके, तो संगम का मतलब होता है असेंबली। तो पांड्यन किंग ने ऐसे टोटल 3 असेंबलीज एंशियंट इंडिया में कन्वीन की थी और फिर ये जो 3 असेंबली जो है उसमें उन्होंने जो लिटरेचर जो बनाया वो लिटरेचर अल्टीमेटली हमारे पास पास ऑन हुआ है। इसमें भी एक लेजेंड ऐसा है कि जो पहली 2 असेंबली हुई थी उसका लिटरेचर अब खो गया है बिकॉज ऑफ द फ्लड, पर जो 3rd असेंबली इन्होंने जो कंडक्ट की थी उसका लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है। तो जो पांड्यन किंग है दोज आर द पैट्रोनाइजर एंड हमारे पास कौन से संगम का लिटरेचर अवेलेबल है, तो सिर्फ 3rd संगम का ही लिटरेचर अवेलेबल है। उसके पहले के संगम का क्या हुआ फिर, अब वो खो गया, वो लिटरेचर जो है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें इनसे मिलती है। संगम लिटरेचर के जो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है उत्तुटुगाई एंड पुट्टू पुट्टू, उसके बारे में बाद में देखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट संगम लिटरेचर में इनके कुछ एपिक है, जैसे हिंदू रिलीजन के नॉर्थ इंडिया के एपिक है रामायण एंड महाभारत, वैसे साउथ इंडिया में भी 2 इंपॉर्टेंट एपिक है इनके, एक है शिल्पादिकरम और दूसरा है मणिमेकलाई। तो शिल्पादिकरम ऑफ इलांगो इदिगाल एंड मणिमेकलाई ऑफ सतनार, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे वंस वी गो इनटू दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बट ये ऊपर ऊपर से आपको सारी चीजें जो है वो अभी के लिए तो पता होनी चाहिए। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इंडिजीनियस सोर्सेस। अब इंडिजीनियस सोर्सेस के अलावा हमारे पास कुछ कुछ फॉरेन के सोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए
और उन्होंने इंडिया के बारे में लिख के रखा। तो इसमें कौन से हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल है, तो कहीं कहीं पे जगह पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली है। तो एंशियंट टाइम में कुछ ग्रीक हिस्टोरियंस इंडिया में आए थे, ग्रीक ट्रैवलर्स इंडिया में आए थे, और कुछ चाइनीज ट्रैवलर भी इंडिया में आए हैं। तो एज फार एज ग्रीक्स आर कंसर्न, तो उसमें इंडिका ऑफ मेगास्थीनिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। ये मौर्यंस के बारे में हम लोगों को काफी इंफॉर्मेशन देता है। एंड ये जो मेगास्थीनिस है, ही हैड केम इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज देयर इन 321 से लेके 297 बीसी के बीच में। सिमिलरली पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी इज ऑल्सो देयर। नाउ ये वाला जो बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट सेंचुरी एडी में इंडिया और रोमन के बीच का जो ट्रेड है उसकी इंफॉर्मेशन हमें इस बुक में मिलती है। बट इस बुक का जो ऑथर है वो कौन है ये हमें नहीं पता। अनफॉर्चुनेटली ये बुक पे ऑथर ने अपना नाम ही नहीं डाला है। तो बुक का ऑथर हम लोगों को पता ही नहीं कि भाई एग्जैक्टली कौन ऑथर है यहाँ पे। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। एंड देयर आफ्टर टॉलेमीज ज्योग्राफी, जिसमें उसने इंडिया के बारे में बता के रखा है। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द ग्रीक हिस्टोरियन। तो ग्रीक हिस्टोरियन ने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। एंड वैसे ही फिर प्लिनीज नेचुरल हिस्टोरिका इज ऑल्सो देयर। एंड चाइनीज ट्रैवलर, तो 3 चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में इंपॉर्टेंट है। तो कौन से 3 चाइनीज ट्रैवलर है ये? तो सबसे पहले तो फाहेन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता, नॉट चंद्रगुप्ता मौर्य। ये चंद्रगुप्ता द सेकंड है, who used to rule India in between 385 से लेके 415 AD। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फाहिन इंडिया में आया था। एंड देयर आफ्टर ह्यूनसैंग इज देयर। तो ह्यूनसैंग जो है वो आया था हर्षवर्धना के पीरियड में। हर्षवर्धन द ग्रेट, और हु इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर, इसके बारे में भी बात करेंगे बाद में। तो हर्षवर्धना का जो पीरियड है वो है 606 से लेके 644 ईडी के बीच में। तो इसके बीच में ह्यूनसैंग हैड केम इनटू इंडिया। तो फाहिन एज वेल एज ह्यूनसैंग, इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें लिख के रखी है। ये डिफरेंट प्लेसेस में गए थे इंडिया में, और उन्होंने इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे के रखी है। एंड ऑन दी अदर हैंड, इन दोनों के अलावा एक और चाइनीज ट्रेवलर जो है वो इंपॉर्टेंट है, आई सिंह, जो समवेयर अराउंड 700 एडी इंडिया में आया था। तो फाहिन एंड देयर आफ्टर ह्यूनसैंग, इन्होंने तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी चीजें लिख के रखी है। बट आई सिंह के राइटिंग से हमें ये पता चला है कि पूरे इंडिया में पॉलिटिकल अपहीवलनेस चल रहा था, एंड इसके वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही थी। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ये सारे हिस्टोरियंस हमें देते हैं। तो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि इंडिजीनियस सोर्सेज हमारे पास कुछ अवेलेबल है, एंड देयर आफ्टर फॉरेन सोर्सेज भी हमारे पास कुछ अवेलेबल है। बट आपको यहाँ पे यही समझना है कि कोई भी एक सिंगल बुक अगर आप पकड़ोगे तो हर एक सिंगल बुक में लिखे हुए इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग करेक्ट नहीं मानते। एज लॉन्ग एज ये सेम इंफॉर्मेशन हमें कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में भी मिल रही है एंड कोई लिटरेरी सोर्सेस में भी मिल रही है, मतलब कोई दूसरे बुक में भी मिल रही है, तब तक हम वो वाली इंफॉर्मेशन को सच नहीं मानेंगे। क्यों? बिकॉज एंशियंट टाइम पे नॉलेज मोनोपोली हुआ करती थी, और जब नॉलेज मोनोपोली होगी तो ऑब्वियसली जो बंदा पैसा दे रहा है उसी के फेवर में हिस्ट्री लिखी जाती थी। आपने इंग्लिश में डायलॉग भी सुना होगा, दैट हिस्ट्री ऑलवेज फेवर्स द विक्टर्स, या फिर हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर। तो इसके वजह से हिस्ट्री में बहुत सारे बायसेस आते हैं, और वो बायसेस आप कैसे निकाल पाओगे? जब आपको सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स या फिर कोई दूसरे लिटरेरी सोर्स से मिल रही है। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि सोर्सेस क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या होते हैं, एंड देयर आफ्टर लिटरेरी सोर्सेस क्या होते हैं। सिंपल। तो एनी डाउट अगर आपको यहाँ पे रहेगा देन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। सिंपल। तो ऋतु 75 पेजेस वाला तो आपको मैं एंड में ही दूंगा, ये तो चैप्टर वाइज चलेगा। तो जब मेरा 78 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कंपाइल 75 पेजेस वाला पीडीएफ आपको दे दूंगा। अभी तो मैं आपको पेजेस डिवाइड करके दे रहा हूँ डेली बेसिस पे, 2-3 पेजेस, राइट। तो जो मैंने अभी आपको दिखाए भी थे, अगेन आई एम जस्ट टेलिंग टू द गाइज हु डू नॉट नो अबाउट इट, ठीक है। तो 2 टाइप ऑफ मटेरियल विल बी देयर। एक तो ये पीपीटी तो मिलेगी ही, एंड पीपीटी के अलावा ये वाला जो मटेरियल है ये हर एक टाइम पे 3 से 4 पेजेस का ही मटेरियल रहेगा। अब ये वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर था तो इसके लिए 5 पेज तक खींच गया,
बट अब इसके आगे वाले चैप्टर अगेन काफ़ी छोटे चैप्टर है, तो जल्दी भी होंगे और उसका पेजेस जो है वो भी आपको कम मिलेंगे। तो ये वाला जो मटेरियल है दैट इज़ दिस प्रिंटेड मटेरियल और PDF वाला मटेरियल एंड देयर आफ्टर PPT, दोनों जो चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल दैट इज CSE विद साइनिल नागरे, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। तो आपको वहाँ से डाउनलोड करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सॉरी, हाँ, ओके, यस। सो एनी अदर डाउट इफ़ यू आर हैविंग गाइस देन जस्ट आस्क मी, ठीक है। और कोई डाउट रहेगा तो फिर पूछोगे। गौतम बुद्धा एंड वर्धमान महावीर, ये जो दो बंदे हैं वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, बिकॉज इनके बारे में हमें इन डिटेल पता है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस दोनों से। बट जैनिज्म जो है उसका फाउंडर थे ऋषभनाथ। ऋषभनाथ के बाद इनके 24 धर्मगुरु थे एंड 24वें थे वर्धमान महावीर। तो एज सच वी डू नॉट नो अबाउट द फर्स्ट 23 तीर्थंकारा, तो वहाँ पे थोड़ा सा माइथोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। यस, वर्ण सिस्टम सिर्फ 4 होते थे, दैट इज सबसे पहले ब्राह्मणा, फिर क्षत्रिया, देयर आफ्टर वैश्यास एंड देयर आफ्टर शूद्रास, ओके, ठीक है। हाँ सर, व्हाट इज एविडेंस वेदास इज ओल्ड कंसीडर संस्कृत, बिकॉज ऑफ द नेम इटसेल्फ, प्रकृत का नाम ही होता है नेचुरल, गॉट इट। तो नेचुरल लैंग्वेज या फिर जो पहली की खड़ी बोली जो हुआ करती थी उसको आप बोलोगे प्रकृत, इसका नाम ही इसी की वजह से पड़ा है। प्रकृत का बन के आ गया आपका फिर अपब्रह्मसा। अपब्रह्मसा जो है दैट इज बेसिकली रिफाइंड लैंग्वेज, और ओल्ड करप्ट लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है, बट रिफाइंड या फिर ओल्ड करप्ट जो है ये लैंग्वेज जो है, इसके बाद में है आपका संस्कृत। तो सम्स एंड कृत, संकृत ये वर्ड का मतलब ही होता है रिफाइंड लैंग्वेज। तो प्रकृत के बहुत सारे वर्ड जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में उठाए गए एंड देयर आफ्टर फिर आपकी संस्कृत लैंग्वेज बनी। तो इंडिया की जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है उसको प्रकृत ही हम लोग कंसिडर करते हैं। प्रकृत मतलब नेचुरल, इसका नेक्स्ट वर्जन था अपब्रह्मसा, अपब्रह्मसा का नेक्स्ट वर्जन जो है वो आपका आया संस्कृत, ओके। तो ये इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस है, ओके। हाँ, जैन रामायण इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्राह्मणिकल रामायण, ठीक है, अब एब्सोल्युटली, बिकॉज हर एक रिलीजन अपने रिलीजन को ही फेवर करेगा। तो ब्राह्मणिकल रामायण जो हम लोगों को पता है, बट जैन का रामायण जो है उसमें जैन रिलीजन को थोड़ा सा फेवरिज्म ज्यादा किया गया है, ठीक है, यस। नहीं, ओके। अर्ली वैदिक पीरियड इज 1500 BC से लेके 1000 BC तक। लेटर वैदिक एज जो है वो 1000 BC से लेके 600 BC तक, एंड पोस्ट वैदिक एज जो है वो 600 BC के बाद वाला पीरियड, ठीक है, ओके। अष्टाध्यायी ऑल जनपदा मेंशन किया था क्या सर? नो, एब्सोल्युटली नॉट, ओके। अष्टाध्यायी में मेंशन ही नहीं है जनपदास के बारे में, सारे जनपदास कहाँ से आएंगे, राइट। तो जो जनपदा है उसके बारे में हमें बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेस से पता चलता है, नॉट अष्टाध्यायी, ठीक है, यस। हाँ, हिस्ट्री का आंसर राइटिंग तो आई डू, ओके। मैंने एक मेरे पेड सब्सक्राइबर के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल के बच्चों के लिए प्रॉमिस भी किया था, आई टेक इट, ओके। एक तो कल, परसों या फिर मंडे, या अगले 2-3 दिन में जैसे ही स्लॉट अवेलेबल होता है दैट आई विल डू इट, ठीक है, सिंपल है, ओके। मेगास्थेनिस इज फ्रॉम सेल्यूकस, यस एब्सोल्युटली। तो सेल्यूकस निकेटार से जब वॉर हार गया चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, सेल्यूकस निकेटार जब चंद्रगुप्त मौर्य से वॉर हार गए तो उसके बाद में सेल्यूकस निकेटार ने अपना एक जो एम्बेसडर है वो भेजा था मौर्यंस के कोर्ट में, एंड दैट एम्बेसडर वाज मेगास्थेनिस, ओके, यस एब्सोल्युटली, आई थिंक, ओके। चलो, एनी अदर डाउट इफ यू आर हैविंग गाइस देन लेट मी नो, ओके। अगर और कोई डाउट रहेगा, ओके, आई विल गिव यू अ मिनट, ठीक है, सिंपल है। आज वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज 30-40 मिनट्स में तो कल के बाद वाले चैप्टर्स हम लोग आसानी से कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने जब कल वाला लेक्चर देखा था तब देखा था कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने हमें ये बताने की कोशिश की थी कि ये इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं है, इंडियंस को डिस्पोटिक रूल पसंद आता है, इंडिया को उनके पास के बारे में पता नहीं है, ये पास के बारे में लिखते नहीं है, एंड दे आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट द पास्ट। तो फ्रॉम लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस अभी हमें ये पता चला है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने हमें यही बताया है कि भाई ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियन बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज देखो, लिखावट तो हमें हड़प्पा के टाइम से ही पता थी, ओके। देयर आफ्टर डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडिया में डेवलप हुई है। फिर इंडिया ने खुद के इतिहास के बारे में भी लिख के रखा है, दैट इज पुराण, पुराण का मतलब ही इतिहास होता है। देयर आफ्टर इंडिया ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी लिख के रखा है, दैट इज अर्थशास्त्र। फिर इंडिया ने, ओके, फिलॉसफी के बारे में भी लिख के रखा है, दैट इज वैदिक लिटरेचर।
और इतना ही नहीं, तो एंशियंट टाइम में बड़े बड़े फॉरेन ट्रैवलर्स भी इंडिया में आए और उन्होंने भी इंडिया के बारे में लिख के रखा है। तो फॉरेन ट्रैवलर उसी कंट्री में जाएंगे ना जो कंट्री प्रॉस्परस होती है। कोई युगांडा, रवांडा या फिर सोमालिया में जाके उनके बारे में तो नहीं लिखेगा, राइट। तो यही सारे आर्ग्यूमेंट्स फिर इंडियन हिस्टोरियंस ने दिए, एंड ये सारे आर्ग्यूमेंट देने के बाद ब्रिटिश हिस्टोरियंस से उनको अल्टीमेटली अपना स्टैंड है वो रिवर्स करने के ऊपर फोर्स किया गया। दैट्स वाई फिर कॉलोनियल हिस्टोरियन का जो व्यू पॉइंट है उसको रिफाइन करने का काम लेटर ऑन कैम्ब्रिज हिस्टोरियन ने चालू किया, बिकॉज ऑफ द एविडेंसेस जो इंडियन हिस्टोरियंस ने अल्टीमेटली गैदर किए थे। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री वाला जो एफर्ट है वो इन दी एंड यहाँ पे आके खत्म होता है कि हमारे पास आर्कियोलॉजी एंड देयर आफ्टर लिटरेरी एविडेंसेस दोनों हैं, और आर्कियोलॉजी एंड लिटरेरी एविडेंस हमेशा कोरोबोरेटिव होते हैं, मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले चाहिए। अगर कोई इन दोनों में तफावत है या फिर इन दोनों में डिफरेंस है तो हम वो पर्टिकुलर फैक्ट को अभी सही नहीं मानते। तो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 3 ऑफ RS शर्मा। ओके, सो फाइनली टाइम फॉर बिट ऑफ प्रमोशन, थोड़ा प्रमोशन करूंगा फिर आपके बचे हुए डाउट्स दूंगा मैं, ठीक है। तो आई एम फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल गाइज ओवर हियर इन दी स्टडी IQ। तो एज अ हिस्ट्री ऑप्शनल मैंने समवेयर अराउंड 30 सितंबर बैच 1 चालू किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी था, एंड नाउ आई एम कमिंग आउट विद द बैच 2nd। सो इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 2023 और इवन 2024 and if you are having history optional then I will suggest you to join this particular course। okay, इस कोर्स की स्पेशलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो PPT ड्रिवन लेक्चर रहेंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब PPT ड्रिवन लेक्चर होते हैं तो विजुअल मेमोरी जो है वो आपकी हमेशा अच्छे से काम करती है। जब आपको चीज़ें आंखों के सामने दिखेंगी तो विजुअल मेमोरी की वजह से आपको चीज़ें रिकलेक्शन में काफ़ी आसानी होती है, एंड कम टाइम में ज़्यादा पोर्शन भी जो है वो कवर अप हो सकता है। Apart from that, I will be providing with you with the 3 kind of the material। PPT का एक्सेस तो मैं दे दूंगा ही, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो जैसे मेरा लेक्चर चलता है तो मेरे साथ बैठ के एक बंदा हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे बनाता है, सो दैट अगर आपको रनिंग नोट्स बनाने में दिक्कत है जो यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को होती है क्लास में, तो वो वाला इशू भी मैं आपके लिए सॉर्ट आउट कर दूंगा, बिकॉज वो रनिंग नोट्स मैं आपको क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड तीसरा वाला जो है मेरा क्रक्स मटेरियल, तो जैसे अभी NCERT में आपने देखा जैसा मेरा क्रक्स मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वैसे ही हिस्ट्री ऑप्शनल के जितने भी रेफरेंस बुक जो है उसका समराइज क्रक्स मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़े। एंड फाइनली माय ओन एक्सपीरियंस, तो मुझे खुद हिस्ट्री ऑप्शनल में 300+ मार्क्स आ चुके हैं फॉर 2 टाइम्स। मैंने उसका मार्कशीट भी डेमो वीडियोज़ में शेयर किया, इफ़ यू वांट देन यू कैन हैव अ लुक एट इट। तो प्राइमरी स्किल जो है दैट इज बेसिकली नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड देयर आफ्टर सेकेंडरी स्किल दैट इज आंसर राइटिंग एंड पेपर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। तो ये दोनों का मिक्स करके ही ये पूरा का पूरा कोर्स जो मैंने डिज़ाइन किया है। तो इसमें आपको मैं सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो हिस्ट्री ऑप्शनल में इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द सीक्रेट ऑफ हाउ टू स्कोर 300+ इन योर हिस्ट्री ऑप्शनल। एंड on top of it, ultimately at Study IQ we always believe in the affordable prices। so ये वाला जो कोर्स है जिसमें रफली 100 से लेके 120 लेक्चर्स आपके होंगे, रफली 25 लेक्चर ईच, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड के। तो ये वाला जो कोर्स है वी आर प्रोवाइडिंग एट एन अफोर्डेबल रेट ऑफ 12,500 रुपीज इफ यू यूज माई कोड दैट इज SN Live। तो इफ यू आर फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड गाइज, ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्वाइन द कोर्स। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देन ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑप्शनल इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट। अभी तो टॉपर भी आ चुका है हिस्ट्री ऑप्शनल से। आई हैव माई सेल्फ स्कोर्ड मोर देन 300+ इन दी ऑप्शनल। तो मार्क्स भी आते हैं, पढ़ने में मज़ा भी आता है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। एंड देयर आफ्टर फिर लास्ट वन, तो ये जो लास्ट वन वाला जो है ये दिस इज फॉर द जनरल स्टडीज वाले कैंडिडेट। तो अगर कोई आपका दूसरा ऑप्शनल है बट स्टिल अगर आपने अभी तक कोई GS का फाउंडेशन ज्वाइन नहीं किया है, तो दिस इज बेसिकली प्री कम मेंस का GS का फाउंडेशन कोर्स। तो जो ऑफलाइन वाले फाउंडेशन कोर्स जो होते हैं वो तो काफ़ी महंगे होते हैं, 1.5-2 लाख के। तो एट Study IQ वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दिस GS फाउंडेशन कोर्स एट एन वेरी अफोर्डेबल रेट ऑफ 18,999, जिसमें आपका प्रीलिम्स का एज वेल एज GS मेंस दोनों का जो पोर्शन है इफेक्टिव वे में हम लोग कवर अप करवाएंगे। And if you want to avail this particular course at an affordable rate, then you can use the code SN Live।
to buy it. Okay, so that will be it from my side guys. Ultimately अगर आपका कोई डाउट बचा है okay related to the lecture या even for the courses, then you can ask me. I'll give you a minute. अगर कोई भी डाउट होगा then just let me know. ठीक है, yes. तो एक एक करके ओके निखिल भारद्वाज, डाउट है करके कुछ नहीं होगा. आई डो नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ द एटीट्यूड. मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये वाली फालतूगिरी मेरे लेक्चर में नहीं चलेगी, अदरवाइज आई विल स्टॉप दिस एंटायर सीरीज इटसेल्फ. बी अ जेन्युइन कैंडिडेट. डाउट है तो टाइप करो, टाइप करने के बाद आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक इट अप. ओके, बट आप खुद का टाइम खराब मत करो, बाकी के कैंडिडेट का भी टाइम बिल्कुल खराब मत करो. ठीक है, यस. ओके, यस. सो एनी डाउट इफ यू आर हैविंग गाइज देन प्लीज लेट मी नो. ओके, टेलीग्राम का लिंक तो मैं आपको यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल टेल यू द नेम. आप सिर्फ उसको सर्च भी कर लोगे देन यू विल गेट इट. दैट इज CSE विद साइनिल नागरे. PPT भी मिल जाएगी आपको, क्रक्स मटेरियल भी मिल जाएगा इस पर्टिकुलर लेक्चर का. ठीक है, यस. यार ये देखो, मैं आपको एविडेंस जो है वो सारे के सारे दूंगा, बट लेक्चर में जाते तभी देखेंगे, नॉट राइट नाउ. ठीक है, अब तो हर दिन मिलना होगा, तो ये वेदा वाला लिटरेचर भी आएगा, तो वेदास में जब जाएंगे तब देखेंगे क्या एविडेंसेस है, क्या एविडेंसेस नहीं है, उससे हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, क्या माइथोलॉजी का पार्ट है, क्या रियलिटी है, वो सारी चीजें तब देखेंगे फिर. ठीक है, ओके, यस. ठीक है, ठीक है, सिंपल है. ओके, सो बेसिकली आई होप इट इज क्लियर. हु इज द प्रेजेंट नेम. हु इज द प्रेजेंट नेम का क्या मतलब होता है भाई? व्हाट इज द प्रेजेंट नेम होना चाहिए ना. व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ इंडिया. इंडिया का नाम क्या है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया, दैट इज भारत. सो बोथ ऑफ दिस नेम्स आर देयर ऑफ इंडिया, राइट. सर व्हाट इज द एविडेंस दैट वी कैन पॉइंट आउट. ये सागा स्पेस जो कोई हो आप, ओके आई विल टेल यू ना यार. ओके, वेट टिल वी गो टू द लेक्चर. ठीक है, यस, सिंपल. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. और कोई डाउट नहीं होगा. ओके, बट ये थोड़ा सा लैग में चलता है वीडियो, राइट. लाइव वाला भली होगा, 1 मिनट का लैग होता है. सो आई स्टिल गिव यू 1 more minute. अगर कोई डाउट रहेगा आपको तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. एनी जनरल डाउट अगर आपको रहेगा यू कैन आस्क मी. अदरवाइज लेक्चर तो खत्म हुआ है. टुमारो विल मीट अगेन एट 7 o'clock एंड वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 4 ऑफ NCERT. ओके, यस. हाँ, भारत और इंडिया, मैंने आपको बताया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द लैंड. ओके, आप कुछ भी कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है. संविधान इज द ओनली एस्पेक्ट that basically connect each and every Indian. It is a supreme law of land and you shall always show respect to the constitution. And if article 1 defines India, that is India, that is Bharat, then भारत के दोनों नाम है, इंडिया भी है, भारत भी है. ओके, हाँ हाँ. 16 के 16 जनपदा नहीं पढ़ाए हैं. बेसिकली कुछ कुछ जनपदास के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी है. तो उसने मगधन किंगडम का नाम लिया है, अवंती का नाम लिया है, कोशाला का नाम लिया है. बट भाई 16 जनपदा थे, उनमें कौन सी पॉलिटी थी, उनकी सोसाइटी इकोनॉमी कौन सी थी, उनमें कौन से राजा थे, ये इन्फॉर्मेशन हमें बुद्धिस्ट एंड जैन सोर्सेज से मिली है. ओके, मेन डिफरेंस बिटवीन हड़प्पा इज अ होल टुगेदर डिफरेंट सिविलाइजेशन. ठीक है, एंड हड़प्पा को हम लोग इंडिजीनियस सिविलाइजेशन भी बुलाते हैं. एंड हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है, मैच्योर टाइम पीरियड, इज यूजुअली दिस वन. एंड जबकि आर्यन का जो टाइम पीरियड है, दैट इज वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है, वो है ये. तो आर्यंस आर बेसिकली कंसिडर्ड एज अ आउटसाइड सिविलाइजेशन दैट रूल्ड इंडिया, जबकि हड़प्पा जो है दिस इज कंसिडर्ड एज द इंडिजीनियस सिविलाइजेशन. तो इनका टाइम पीरियड ही डिफरेंट है, तो दैट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन देम. ठीक है, इसका रीजन भी देखेंगे सौरव कि बुद्धिज्म के डिक्लाइन के इंडिया में क्या क्या रीजन थे. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो रिसर्जेंट हिंदुइज्म या फिर रिसर्जेंट ब्राह्मणिज्म. तो हिंदुइज्म या फिर ब्राह्मणिज्म जो है वो 6th century ऑनवर्ड, 6th century AD ऑनवर्ड वो इतना रिसर्जेंट हो गया था कि उसके सामने इंडिया में फिर बाकी कोई रिलीजन टिक नहीं पाए. ओके, तो जब जाएंगे तब देखेंगे हम लोग. ओके, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ हिंदी रिलीजन. हिंदी रिलीजन क्या होता है भाई? हाँ, ओके सर. बुद्धिज्म स्टार्ट 61st amendment. व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द हिंदू. व्हाट इज सनातन धर्म. सनातन धर्म का भी डिफरेंस देखेंगे, नॉट राइट ना. मैंने एक हिंदुइज्म के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लिया है, उसमें आप देख लेना अगर इन डिटेल चाहिए तो. आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल ओवर हियर ना गाइज, राइट. व्हाट इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ द हिंदू रिलीजन. हिंदू रिलीजन का ऐसा कोई ओल्डेस्ट नेम है नहीं. ठीक है,
तो हिंदू रिलीजन जो है ओके वो बेसिकली आर्यन रिलीजन है। आर्यंस खुद को आर्यन ही बुलाया करते थे, आर्य बुलाया करते थे ओके। एंड लेटर ऑन जब 9th सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य ने हिंदुइज्म को रिवाइव करना चाहा, तो एट दैट टाइम ही स्टेटेड दैट वी आर गोइंग टू फॉलो द रिलीजन ऑफ दोज पीपल हु यूज्ड टू लिव अक्रॉस सिंधु रिवर वैली। बट ये सिंधु को वेस्टर्न सिविलाइजेशन हिंदू बुलाती थी, इसके लिए आदि शंकराचार्य ने भी ये हिंदू नाम जो है वो अडॉप्ट कर लिया ओके। एंड दैट्स अभी भी आप वो एक डिबेट देखोगे कि ये हिंदुइज्म क्या है, तो इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ है। तो ये वे ऑफ लाइफ किसका है? आर्यन लोगों का है, जो एक ज़माने में सिंधु रिवर वैली के अराउंड रहते थे, दैट इज़ हिंदू रिवर वैली के अराउंड रहते थे ओके। हाँ हाँ, अंगुत्तर निकाय इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ द महा बुद्धिस्ट लिटरेचर ओके तरुण, यस ओके। सो आई होप इट इज ठीक है ओके, सो इट इज क्वाइट ठीक है ओके यस ओके। सो 61st अमेंडमेंट, रिसर्जेंट हिंदुइज्म क्या वॉयलेंट? नहीं, रिसर्जेंट हिंदुइज्म कभी भी वॉयलेंट नहीं थी। रिसर्जेंट हिंदुइज्म जो था ओके, इट वॉज क्वाइट पीसफुल एंड इट इज समथिंग दैट प्रीच वॉट एवर दैट वॉज रिक्वायर्ड टू द पीपल। तो लोगों ने इसको रेडिली अडॉप्ट करना चालू कर लिया। तो जैसे एक ज़माने में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ने बहुत ही लीनियंट प्रिंसिपल दिए थे सोसाइटी के लिए और उनको एक्सेप्टेंस मिला, तो वैसे ही लेटर पीरियड में हिंदुइज्म ने बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल दिए जो लोगों ने रेडिली एक्सेप्ट कर लिए ओके यस ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर, और कोई डाउट नहीं है? यस ओके एनीथिंग एल्स गाइज? अगर और कोई डाउट रहेगा देन यू कैन लेट मी नो। अरे नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसे बच्चे आते रहते ओपन सेशन में, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ओपन लेक्चर राइट, सो आई डोंट फील बैड ठीक है। सो जिसको जो कमेंट करना है करते रहे, बस वो नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से दूसरों बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ हो। अब उसकी वजह से एक हाथ दूसरा मेरा बीच वाला डाउट छूट गया तो उसमें थोड़ा सा लॉस होगा, बस और कुछ नहीं ओके। चलो इन एनी केस अगर और कोई डाउट नहीं रहेगा गाइज देन वी कैन स्टॉप ओवर हियर ओके ओके सर मॉडरेटर ठीक है। चलो थैंक यू अगेन ठीक है हाँ ओके चलो ठीक है। सो चलो इन एनी केस ठीक है, और कोई डाउट नहीं है गाइस, सो शॉल वी स्टॉप देन, विल मीट अगेन टुमारो ओके। चलो परफेक्ट गाइस ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार झगड़ो मत, चलो लिव इट ठीक है। सो चलो आई गेस नो मोर डाउट्स आर देयर ठीक है ओके। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री एकदम लास्ट, पढ़ाई के कुछ कुछ जो स्टेजेस होते हैं आप में, वो स्टेजेस में आपको सबसे पहले कोर सब्जेक्ट करने होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। ये कोर सब्जेक्ट आपने कवर कर लिए, तो उसके बाद फिर कुछ सेकेंडरी सब्जेक्ट होते हैं जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन GS1 का, फिर GS2 में आपने IR पढ़ लिया, GS3 में आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लिया, एंड देयर आफ्टर फिर GS4 में आपने एथिक्स पढ़ लिया। अब ये सारा होने के बाद फिर टर्शरी लेवल के कुछ कुछ जो आपको ये मिलते हैं ओके सब्जेक्ट, वो आपको करने चाहिए। जैसे आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ ली, वैसे ही आपने इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ ली फॉर एग्जांपल पेपर 1 में, तो वैसे ही फिर पेपर 2 में आपने इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा पढ़ लिया फॉर एग्जांपल, या फिर गवर्नेंस का पूरा इवोल्यूशन पढ़ लिया। तो वो सारे जो है एकदम एंड में करने वाले टॉपिक होते हैं, पहले नहीं करो, बट पहले कोर सब्जेक्ट पहले क्लियर करने एंड देयर आफ्टर मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ओके ओके। चलो देन विल स्टॉप ओवर हियर। आर्यंस हिंदुइज्म के बारे में पढ़ना है, मैंने दूसरे वीडियोस लेके रखे गाइस, यार एक बार देख लेना ना, यू विल गेट टू नो इट ओवर हियर। चलो विल स्टॉप ओवर हियर गाइस, थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन देन टुमारो अगेन एट 7 o'clock and we will start with the 4th chapter okay। so thank you so much guys, I will be stopping the stream now ठीक है yes। और ये हिस्ट्री कब तक चलेगा, तो फिर मैंने आपको बता के रखा है, इट विल कंटिन्यू प्रोसेस फॉर नेक्स्ट 3 months। एक महीने में एंशियंट हिस्ट्री, एक महीने में मीडिएवल, एंड देयर आफ्टर एक महीने में आई विल डू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ओके। चलो विल मीट अगेन गाइज टुमारो ओके, थैंक यू सो मच ओके, थैंक यू गाइज।